हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों, हमारी 2 क्लासेस टोटल कंप्लीट हो चुकी है हमारे इस प्रो सीरीज की, जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 3A कराया और चैप्टर नंबर 3B कराया, जिसके अंदर पूरा चैप्टर 3 अब कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। बट दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं दोस्तों, मुझे क्लासेस अपलोड करनी है 23 फेब तक सारी की सारी। दोस्तों, इसके लिए चाहिए बहुत भारी मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन तभी आएगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे। और ये काम तो आपको करने ही करने हैं दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट भी करना है। अगर आप लोगों को चीजें समझ आ रही है तो प्लीज दोस्तों प्यारा सा एक कमेंट आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वरना मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बट इस चैप्टर को चालू करने से पहले कुछ बेस हमें चाहिए, वो बेस मैं क्लियर कर देता हूं, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 3 टोटल मैनेजमेंट होते हैं: कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट और फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। दोस्तों, जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है ना, वो डिसाइड करता है क्या हमें कोई नए बिजनेस में जाना चाहिए, क्या हमें कुछ एक्सपेंशन करना चाहिए, ये कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करता है। क्या हमें पुराने बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, रिट्रेंचमेंट जिसको हम बोलेंगे, क्या हमें पुराने बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, या फिर हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, स्टेबिलिटी फॉलो करनी चाहिए, या फिर हमें इन तीनों को फॉलो करना चाहिए, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, क्या नए बिजनेस में जाना चाहिए, क्या पुराने बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, या फिर चुपचाप बैठे रहना चाहिए, ना नया बिजनेस खोलना चाहिए, ना पुराने बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, या सब मिला के कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये डिसाइड करेगा। अब मान लो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया एक्सपेंशन करना है, मतलब एक नए बिजनेस में जाना है, नया बिजनेस खोल के वो बिजनेस लेवल मैनेजमेंट को दे देगा। अब बिजनेस लेवल मैनेजमेंट को वो बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस लेवल मैनेजमेंट उसको कैसे चलाएगा, ये हम ऑलरेडी 3B चैप्टर में पढ़ चुके हैं। माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज, या तो कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करेगा, या फिर ये डिफरेंशिएशन फॉलो करेगा, या फिर ये फोकस फॉलो करेगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज अपने कोर्स में नहीं है। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 4 स्ट्रेटेजीज है: एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिटेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ये 4 स्ट्रेटेजीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है तो सबसे पहले दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस चैप्टर विल टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो हमें कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज को पढ़ना है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस चैप्टर का स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर करके दूं। सर, हम कहां पे लिखे? आपके पास से खाली पेज है दोस्तों, आप लोग मत लिखो, मैं बहुत साफ सुथरा लिखूंगा यहाँ पे और आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सर, आप क्या लिखने वाले हो? मैं बस और बस चैप्टर का स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं। सर, पहले से लिख के दे देते, मैं लिख के दे देता, बट आपको जब तक ये स्ट्रक्चर याद नहीं होगा चैप्टर पे पकड़ नहीं आएगी। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आपको अपने दिमाग में लिखना है उसको। ठीक है, मैं चाहता तो लिखा हुआ दे सकता था, बट मजा नहीं आएगा, तो मैं धीरे धीरे इस चैप्टर को बना रहा हूं। तो अब देखो, आगे सब लिखा हुआ, ऐसा नहीं मैं पूरा चैप्टर लिखने बैठ जाऊंगा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आएगा दोस्तों, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ कर देना। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिखूंगा, क्योंकि क्लास में चाह रहा हूं कि मुश्किल से 1 घंटे 45 मिनट तक जाए, उससे ऊपर ना जाए। ठीक है, तो ये आएगा स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ये हमारा पहला टॉपिक इसके अंदर आएगा चैप्टर के अंदर, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। देखो, स्ट्रक्चर क्लियर होगा ना, चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। तो पहला टॉपिक आएगा, अरे भाई, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक हमारा इसके अंदर होगा स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। ये 2 टॉपिक हमारे पास रहेंगे। जो इसके अंदर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस रहेगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 4A है, और जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन रहेगा ये हमारा चैप्टर नंबर 4B है। सर, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में क्या क्या होगा? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में दोस्तों हमारे पास 4 स्ट्रेटेजी होगी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो, लोगों को देखते रहो, अगर वो कुछ करेंगे तो फिर आप करना, अदरवाइज आप चुपचाप बैठे रहो, कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे, ना नया बिजनेस खोलोगे, ना कोई और तरीके से एक्सपेंशन का सोचोगे, बस चुपचाप बैठे रहो, कुछ भी आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेबिलिटी आया। स्टेबिलिटी के बाद दोस्तों
एक्सपेंशन की बात आएगी, एक्सपेंशन की बात आएगी, एक्सपेंशन के बाद दोस्तों रिट्रेंचमेंट की बात आएगी। सर एक्सपेंशन में क्या था? एक्सपेंशन में था दोस्तों कोई नया बिजनेस खोलना, जो बिजनेस है उसको ऑलरेडी किसी तरीके से एक्सपेंड करना, सामान ज्यादा बेचना। कैसे बेचोगे वो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। रिटेंचमेंट का मतलब चलते हुए बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आई है उसको सही करने का तरीका या उस बिजनेस को बंद कर देना, दैट इज नोन एज रिटेंचमेंट। फिर उसका अगला इन सब का कॉम्बिनेशन दोस्तों, तो ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटेजी। और जो दोस्तों इसके अंदर एक्सपेंशन है ना वो फर्दर डिवाइडेड है, वो फर्दर डिवाइडेड है, बट उसको अभी अपन यहां डिवाइड नहीं करेंगे। मैंने एक्सपेंशन के लिए नीचे जगह छोड़ी है एक्सपेंशन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये अपन चार्ट बना रहे हैं। तो ओवरव्यू क्या है, आपको स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पढ़ना है। तो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में क्या पढ़ना है वो 4 चीजें मैंने लिख दी। सर स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में क्या पढ़ना है, जब अपन उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तब मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, अभी कोई फायदा नहीं है। वो जीई मैट्रिक्स और किसी ने पढ़ा हुआ हो तो आप लोगों को आइडिया होगा क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम चालू करेंगे स्टेबिलिटी के साथ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो ये है अपने स्ट्रेटेजी डिफरेंट लेवल पे फॉलो की जाती है, ये सब कुछ बताया हुआ है। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हो सकती है बताया हुआ है, फालतू बात है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बताता है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस होता क्या है। तो अब स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में इसने बहुत अलग अलग टाइप की बातें करी है, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले बोलता है 4 जेनरिक स्ट्रेटेजीज होती है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिटेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ये एफ ग्लूक और लॉरेंस आर जॉन्स ने डिस्कस की थी। जो भी है ये नाम आप लोग याद रख लेना। ये भी जेनरिक स्ट्रेटेजीज है। जैसे कल 3 बिजनेस लेवल की जेनरिक स्ट्रेटेजीज थी, आज ये अपने कॉर्पोरेट लेवल की 4 जेनरिक स्ट्रेटेजीज है। इसको ग्रैंड स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है और डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, इनके ऊपर सीधे क्वेश्चन आ जाता है। बोलेगा आप हमें क्या समझाओ, ग्रैंड स्ट्रेटेजीज बताओ। आप सोचते रह जाओगे ग्रैंड स्ट्रेटेजीज है क्या। दोस्तों ये पूरा चैप्टर नंबर 4A है ग्रैंड स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अच्छा अब ये बोलता है कि यहां पे अगले में ये बोलेगा कि जो अपना फंक्शन वाला है ना उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, मार्केटिंग की, फाइनेंशियल की, ह्यूमन की, लॉजिस्टिक की, प्रोडक्शन की, बट ये अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद बोलता है हम इसको अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके देते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे देखा जाए तो कॉर्पोरेट लेवल की अलग स्ट्रेटेजीज होगी, बिजनेस लेवल की अलग होगी, फंक्शनल लेवल की अलग होगी। बिजनेस लाइफ साइकिल पे भी हम स्ट्रेटेजीज को डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज पे मार्केट पेनिट्रेशन लगेगा, मैच्योरिटी स्टेज पे स्टेबिलिटी लगेगी, डिक्लाइनिंग में रिटेंचमेंट लगेगा। ये सारे क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड भी हो सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हो तो आप कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस लगाओ। कोलैबोरेशन लगाना चाहते हो, जॉइंट वेंचर, मर्जर्स, एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस लगाओ। ये इसने क्या किया, सारी स्ट्रेटेजीज को 3 टाइप से बांट के दिया है। सर ये काम का बिल्कुल काम का नहीं है। तो सर काम का कहां से शुरू होगा, अभी होने वाला है। कहता है जो स्टार्टअप है और जो न्यू एंटरप्राइज है वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो नॉर्मली कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने का कोशिश करते हैं। मतलब किसी के साथ मिल गए, जॉइंट वेंचर कर लिया, ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। मर्जर्स हो गए, किसी के साथ अपन ने स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया। जो गोइंग कंसर्न है ना दोस्तों, गोइंग कंसर्न क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यू के लिए मैंने बातें दी है, बड़े आंसर में इसका कोई काम नहीं है। तो स्टार्टअप क्या फॉलो करते हैं, कोलैबोरेटिव फॉलो करते हैं नॉर्मली, और जो गोइंग कंसर्न है वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। कॉम्पिटिटिव कौन सी थी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताता है, अब हमें पढ़नी है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन। तभी इसका ऊपर नाम क्या था, डायरेक्शन वाली स्ट्रेटेजी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन स्ट्रेटेजी। तो कॉर्पोरेट लेवल आपको डायरेक्शन देगा कि इस बिजनेस में जाना है, इस बिजनेस में नहीं जाना। एक बार डायरेक्शन मिल गया तो ये बिजनेस लेवल की जिम्मेदारी है कि वो हर चीज के लिए स्ट्रेटेजीज अपनी फॉर्मुलेट करे और उसके बाद उस बिजनेस को चलाए। उस बिजनेस को चलाए, ये किसकी जिम्मेदारी है, फंक्शनल की जिम्मेदारी है। तो सॉरी फंक्शनल क्या, बिजनेस की जिम्मेदारी है। तो कॉर्पोरेट वाला क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, उस डायरेक्शन को पकड़कर बिजनेस लेवल मैनेजमेंट को उस बिजनेस को चला के देना है, ठीक है। फंक्शनल क्या करेगा, फंक्शनल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स करेगा, ये सारे काम फंक्शनल करेगा। तो 3 बातें बोली, ये कॉर्पोरेट ये करेगा, बिजनेस ये करेगा और फंक्शनल क्या करेगा, तीनों बातें इसके अंदर बताई। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है दोस्तों कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज। हमारा चैप्टर यहां से शुरू हो जाता है, हमारा चैप्टर यहां से शुरू हो जाता है। अब हमें 4 स्ट्रेटेजीज पढ़नी है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिटेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, ये 4 चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी। सर आपने फिर से जगह छोड़ी यहाँ पे, वो इसलिए छोड़ी जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं। एक काम कर देता हूं, मैं जो भी मैंने ऊपर लिखा ये सब मैं हटा देता हूं, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन होगा। तो ये वाली चीजें मैं हटा रहा हूं जो मैंने ऊपर मार्किंग करी, बट ऊपर वाला डायग्राम मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में क्या पढ़ने वाले हो। ये है स्ट्रेटेजी नंबर 1। कितनी स्ट्रेटेजीज है? 4। ये है स्ट्रेटेजी नंबर 1। सर इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक तो आप इसके अंदर मीनिंग पढ़ोगे, ये लिखा हुआ मीनिंग। फिर दूसरा आप इसके अंदर पढ़ोगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और तीसरा आप इसके रीजंस पढ़ोगे। तो अभी क्या पढ़ने वाले हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हो अगला, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे। फिर उसके आगे क्या पढ़ोगे आप, इसके रीजंस पढ़ोगे, इसको क्यों फॉलो किया जाता है, और एक आप इसको पढ़ोगे, इसको कब परस्यू किया जाता है। छोटा सा आंसर है वो परस्यू वाला, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा उसको। तो इसको कब परस्यू किया जाएगा वो देखा जाएगा, व्हेन परस्यूड। तो स्टेबिलिटी के अंदर आप 4 चीजें पढ़ने वाले हो, उसका मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका रीजंस, और वो कब परस्यू की जाएगी। 100% कह रहा हूं, अगले 10 मिनट में आपको ये सारी चीजें याद होगी। सबसे पहले आते हैं अपन मीनिंग पे। दोस्तों अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं एक बताता हूं, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, वो नीचे से शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, एक टाइम पे ऊपर पहुंच जाता है और फिर गिरना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहां जो है ना, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज। तो जैसे ही दोस्तों आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है ना, आप लोग चुपचाप बैठे रहते हो और दूसरों को देखते रहते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल अपने पास है मैगी का। मैगी का प्रोडक्ट दोस्तों मैच्योरिटी स्टेज पे है। वो चुपचाप बैठा रहता है, अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, जो चल रहा है वो देखता रहता है। बट पता है दोस्तों एकदम से क्या हुआ, कोरियन लोग फेमस हो गए दोस्तों, और कोरियन लोग फेमस होने के बाद उनकी कोरियन मैगी भी फेमस हो गई। तो अब मैगी चुपचाप देख रहा था कि मैं अपने प्रोडक्ट में छेड़खानी नहीं करूंगा, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी फॉलो कर रहा था। बट एकदम से क्या हुआ, उसने देखा यार ये अलग अलग से कोई नूडल्स वाले आउमी माउमी जो भी नाम है, वो चाउमी पाइमी जो भी नाम है, वो क्या लेके आ गए, कोरियन मैगी लेके आ गए। उसका दिमाग खराब हो गया दोस्तों। फिर वो भी लेके आया मैगी, कौन सी, कोरियन। फिर थोड़े टाइम बाद लोगों ने कहा यार हमें मैदे से दिक्कत है, हम आटा खाना चाहते हैं, तो मैगी वाला आटा मैगी लेके आया। तो दोस्तों चुपचाप देखता रहता है, एनालिसिस करता रहता है, कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या, जैसे चेंजेस आते हैं वो भी चेंजेस ले आता है। बट बाकी टाइम चुपचाप बैठा रहता है, ऐसे अतरंगी काम नहीं करता कि मैगी में कुछ कर दूं। अब उसको एकदम से लगा लोगों को मसाले ज्यादा भारे, तो उसने 2 मसाले देने शुरू कर दिए मैगी के साथ। ऐसे चेंजेस करता रहेगा, बट ज्यादा छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि जब चीजें चल रही है, आपके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, तो आप क्यों छेड़ोगे भाई। बट हाँ देखते रहो, ऐसा नहीं रातों रात आपको कोई साफ कर जाए, आपको चुपचाप चीजें देखती रहनी। ये चीज दोस्तों मैं भी करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे सब पता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं सारी चीजों को बहुत भारी एनालिसिस करता हूं दोस्तों। मेरी जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो मेरा एनालिसिस है। वो मतलब मैं हर चीज को ऐसा एनालिसिस बहुत भारी करता हूं, और मुझे आइडिया लग जाता है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। मैं बहुत बता नहीं सकता दोस्तों, मैं एकदम रो दूंगा। तो दोस्तों आप समझो बात को, जब मैच्योरिटी आती है ना प्रोडक्ट में, तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैच्योरिटी पे क्या करना है, आपको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये यहां पे आ जाओ, अब आपको याद रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कब फॉलो की जाएगी, जब आप चीजों को स्टेबलाइज करना चाहते हो, जब चीजों को आप सेफगार्ड करना चाहते हो, जो आपके एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ है उन्हीं को सेफगार्ड करके रखना चाहते हो। जो आपके पास अच्छा आपकी क्या है स्ट्रेंथ है, आपके जो इंटरेस्ट है उनको बस आप सेफगार्ड करके चलना चाहते हो, ठीक है। अगला, आप सिर्फ स्टेब्लिश और टेस्टेड ऑब्जेक्टिव पे ही परस्यू करना चाहते हो, कुछ भी नया हाथ पैर नहीं मारना चाहते। अच्छी खासी चीजें टेस्टेड है, उसी पे हाथ साफ करते रहो, कोई भी नई चीज मत लाओ, तब आप स्टेबिलिटी फॉलो करोगे। जब आप चूजन बिजनेस पाथ पे ही चलना चाहते हो, कहीं भी भटकना नहीं चाहते, एक आपने पाथ चूज कर रखा है उसी पे चलना चाहते हो, तो आप स्टेबिलिटी फॉलो करोगे। आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्टेबिलिटी फॉलो करोगे, क्योंकि अगर नए नए बिजनेस में जाते रहे तो आप एफिशिएंसी को मेंटेन नहीं कर पाओगे, बढ़ा नहीं पाओगे एफिशिएंसी को, उसकी जगह आपकी एफिशिएंसी भटक जाएगी। दोस्तों 2 नाव पे जब भी आदमी सवार होता है ना, एक टाइम पे जाके दोस्तों वो बोट यूं जाने लग जाती है, और जब वो बोट यूं जाती है ना, तो आपको भी पता है आदमी के साथ क्या होता है। तो अगर आपको एफिशिएंसी मेंटेन करनी है तो आपको स्टेबिलिटी लेना पड़ेगा। दोस्तों अगला, कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन। इसका मतलब होता है दोस्तों, आप क्या है, अभी जो आपकी पोजीशन है, अभी आप क्या करते हो, खूब सारे बिजनेस खोल लेते हो, तो पहले आप क्या करो, आप सारे उन बिजनेस को कंसोलिडेट कर पहले उस चीज को समेट लो, फिर कुछ नए में जाना।
होता क्या है, मैंने एक्स भी ले लिया, वाई भी ले लिया, ए भी ले लिया, जेड भी ले लिया, ओ भी ले लिया, पी भी ले लिया। अरे इतने सारे प्रोजेक्ट चालू मत कर बाबू, पहले इन सबको कंसोलिडेट कर कर शांति बना बिजनेस में, उसके बाद आगे जा। तो अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर, जो हमारी पोजीशन है ना, पहले हम उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, जहां पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पहले उसको सेटल करो, फिर नए में जाओ। अब मैं तुम्हें कहूंगा एक चीज यहां पड़ी, एक चीज यहां पड़ी, एक चीज यहां 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 ऐसे पड़ा है, तुम कहोगे, मैं कहूंगा एक चीज और लानी है, तुम कहोगे नहीं, पहले इसको समेटो, पहले इसको समेटो और इसको ऐसे लगाओ और उसके बाद नए बिजनेस में जाओ। तो ये क्या हो गया, कंसोलिडेट करना जो चीजें ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबलाइज करना चीजों को, खुद के इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को सेफगार्ड करना, परस्यू करना सिर्फ स्टेब्लिश और टेस्टेड ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद सही बिजनेस पाथ जो चूज किया हुआ है उसी को फॉलो करना, उसके बाद ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना या मेंटेन करना, और कमांडिंग पोजीशन को कंसोलिडेट करना। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद होता है व्हेन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज परस्यूड, जब आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेम मार्केट में बेच रहे हो, कोई चेंजेस नहीं ला रहे, उन्हीं लोगों को टारगेट कर रखा है, वही प्रोडक्ट से टारगेट कर रखा है, दिमाग में कुछ भी नया लाने का मन में आपके है ही नहीं। ठीक है, अगला, बट ये ध्यान रखना कब, जब आप मैच्योरिटी स्टेज पे हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। आप मैच्योरिटी स्टेज पे हो, ठीक है, बस आपको क्या करना है, खुद को अपडेटेड रखना है। ऐसा नहीं कोरियन वाली मैगी आपकी मैगी को साफ कर जाए, ठीक है, कोरियन नूडल्स आपकी मैगी को साफ कर जाए, ये नहीं होना चाहिए। वो कोरियन लाए तो आप भी कोरियन लाओ, वो आटा लाए तो आप भी आटा लाओ, वो मैदा लाए तो आप भी मैदा लाओ, वो मसाले ज्यादा डाले तो आप 2 मसाले के पैकेट दे दो, बट आपको क्या करना है, अपडेटेड रहना है। तो इसका मतलब सर, स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, बट इसका मतलब ये नहीं है कुछ ध्यान ना रखो, गेले गूंगों की तरह यूं लेटे रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपडेटेड रहना है। इसका मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद डू नथिंग। डू नथिंग मत समझ लेना, इसको कुछ तो करना ही है। क्या करना है बोलो, आपको अपडेटेड रहना है, आपको बाकी लोगों पे ध्यान रखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है केस स्टडी बनके स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज डू नथिंग स्ट्रेटेजी, तुम्हारा आंसर होना चाहिए ऐसा नहीं होता, हमें अपडेट रहना होता है। तो ये ऊपर जो भी पढ़ाया वो सब लिख के आना है फिर आपको। तो लाइन ये आएगी, बट ज्ञान पूरा छांट के आना है। समझ रहे हो आप लोग बात को। अब अगला आता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत आसान है दोस्तों, सेम बिजनेस में रहोगे, सेम प्रोडक्ट बेचोगे, सेम फंक्शंस यूज करोगे, सेम लेवल पे आप मेंटेन करोगे सारी चीजें, तो तब आप स्टेबिलिटी पे हो, कुछ भी नया नहीं कर रहे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आप अपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बेटर कर रहे हो। फिर इसके बाद आप बिजनेस में कुछ भी रीडिफाइन नहीं कर रहे, जैसा बिजनेस चल रहा है ये चीज यहां है, ये चीज यहां है, ये ऐसे ही रहेगी, कुछ भी रीडिफाइन नहीं कर रहे, तो डज नॉट इन्वॉल्व रीडिफाइन ऑफ द बिजनेस। फिर अगला, आप उसी स्टेटस को मेंटेन करोगे जो है, मेंटेन स्टेटस क्यू जो है उसी को मेंटेन करके चलोगे, उसमें छेड़खानी नहीं करोगे। ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, डज नॉट वारंट मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट। कोई भी ये नहीं लेके आएगा डज नॉट रिक्वायर्ड फ्रेश इन्वेस्टमेंट। थोड़ा बहुत पैसा तो हमेशा चाहिए होगा बिजनेस में, तो डज नॉट रिक्वायर्ड मच वर्ड यूज कर लेना, ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसका अगला, रिस्क कम है। जब आप चुपचाप बैठे हो तो रिस्क क्या है दोस्तों, अब तुम तो बोलो कि हम चुपचाप कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी का पैर टूट जाए, तो अब ये रिस्क तो सबके साथ रहेगी दोस्तों। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिस्क इज लेस। रिस्क तो उसमें भी है, आप कुर्सी में बैठे हो, कुर्सी का पैर टूट गया, आप लंबे हो गए, तो डर तो सब में है दोस्तों। ठीक है, अगला, आप चीजों पे कंसंट्रेट कर पाओगे, जो चीजें आप कर रहे हो उस पे आप क्या कर पाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगे, कैन कंसंट्रेट। और जो ग्रोथ होगी दोस्तों मॉडेस्ट होगी, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं होगी। ये इसके क्या है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला, मेजर रीजन फॉर स्टेबिलिटी। रीजन क्या है, आप मैच्योरिटी स्टेज पे हो, आपके स्टाफ को मजे आ रहे हैं, आपका स्टाफ फील कंफर्टेबल कर रहा है, आपके स्टाफ को क्या है, चिंता फ्री हुआ है, आहा हमारा बिजनेस तो स्टेबिलिटी पे है, जो हमें आता है वही बहुत है, जाता है कंप्यूटर चलाता है, उसको मजा आ रहा है, मजे करता है, बस आपके स्टाफ फील कंफर्टेबल कर रहा है, ये भी इसका एक रीजन है। आपका एनवायरमेंट ही स्टेबल है, आप क्यों भाग रहे हो भाई, तो जब आपका एनवायरमेंट ही स्टेबल है, आप क्यों भागने की कोशिश कर रहे हो, जब आपका एनवायरमेंट ही कह रहा है आराम से चला बिजनेस, क्यों भाग रहा है, आपका एनवायरमेंट ही ऐसा है कि आपको स्टेबल रहना है, तो जब आपका एनवायरमेंट स्टेबल है तो आप भागा दौड़ी मत करना, आप भी स्टेबल तरीके से चलो। फिर अगला, जब आपको एडवाइजेबल नहीं है एक्सपेंड करना, ये आपके लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, तो आपको कोई कहेगा देख फालतू
बिजनेस में उंगली मत कर, बिजनेस में उंगली करेगा, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ऐसा ना लंबा हो जाए, ऐसा ना हो लंबा हो जाए, तो एडवाइजेबल ही नहीं है आपको एक्सपेंड करना। बायजू के साथ भी ये हुआ, जबरदस्ती के एक्सपेंशन करते गए, नहीं करना था दोस्तों। अगला, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट बहुत जरूरी है। आप तेजी से बिजनेस को बढ़ा रहे हो दोस्तों, बहुत तेजी से बिजनेस को बढ़ा रहे हो, जैसे तेजी से बिजनेस को बढ़ा रहे हो दोस्तों, ऐसे आप बिजनेस बढ़ा रहे हो तो एक बार जाके आप स्टेबल हो जाओ और चीजों को कंसोलिडेट करो, फिर वापस बढ़ा लेना, किसने रोका है। तो आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन, there is a need of stability, there is a need of stability after rapid expansion, there is a need of stability and to consolidate all the things। जो भी चीज आपने बखेड़े करे पहले आप उनको समेट लो, क्योंकि आप बहुत तेजी से भाग रहे थे। बायजू की यही गलती थी दोस्तों, वो बहुत तेजी से एक्सपेंशन कर रहा था, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये खरीद लिया, एक्स खरीद लिया, वाई खरीद लिया, जेड खरीद लिया, बट दोस्तों उसके बाद उसने अगर थोड़े दिन रुक के वो सोच लेता कि जो चीजें बिखेरी है उसको संभाल लूं, तो शायद आज बायजू सबसे ऊपर होता। बट वो एक्सपेंशन करे जा रहे हैं दोस्तों, व्हाइट हेड जूनियर खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया, कभी वो आकाश खरीद लिया, कभी जमीन खरीद, मतलब मजाक था दोस्तों, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें करके क्या हुआ, रैपिड एक्सपेंशन क्या दोस्तों, शांति चाहिए जिंदगी में, शांति चाहिए, वो शांति नहीं थी दोस्तों। आपको पता है मैं भी ज्यादा काम कर लेता हूं ना, मेरे को शांति चाहिए दोस्तों। आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन देयर इज अ नीड ऑफ शांति। आपको भी पता है ये बात, मैं पहाड़ों पे चला जाता हूं दोस्तों, आपको झूठ नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। पहाड़ का है, मेरे घर की छत, मजाक कर रहा हूं दोस्तों, मजाक था। तो आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन देयर इज अ नीड ऑफ स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट। अब आगे आ जाओ, ये खत्म हो गया अपना कौन सा टॉपिक, ये अपना खत्म हो गया दोस्तों स्टेबिलिटी का पहला टॉपिक। स्टेबिलिटी पहली स्ट्रेटेजी खत्म हो गई, मीनिंग था, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, रीजन थे और कब परस्यू था वो था। तो ये सारी बातें अपन ने कंप्लीट कर ली। अब आपको ये रीजंस याद रखने हैं, मैच्योरिटी, स्टाफ फील कंफर्टेबल, एनवायरनमेंट ही स्टेबल है, आपको एडवाइजेबल नहीं है कि आप एक्सपेंड करो, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन स्टेबलाइज की जरूरत है। फिर इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, सेम बिजनेस करोगे आप, अपने को खुद को यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटर करोगे, बिजनेस का रीडिफाइन नहीं होगा, वही स्टेटस मेंटेन रहेगा, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, रिस्क कम है, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और ग्रोथ क्या रहेगी, मॉडेस्ट रहेगी। और मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरा स्टेबिलिटी का टॉपिक हो गया। इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दी स्टेबिलिटी। आप लोग चेक कर लेना, आपको 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रेटेजी नंबर 2, दिस इज एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर पहले मैं आपको टॉपिक तोड़वाता हूं, क्या क्या टॉपिक होंगे, ठीक है। पहले मैं आपको टॉपिक तोड़वाता हूं, क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। तो देखो इसके अंदर 2 टॉपिक होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सॉरी, सबसे पहले इसके अंदर होगा मीनिंग, जैसे उसके अंदर था। फिर इसके अंदर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसके अंदर होगा दोस्तों वही रीजंस। बस इसके अंदर एक टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ गया, एक टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ गया दोस्तों इसके अंदर, वो है टाइप्स, वो है टाइप्स। बिल्कुल स्टेबिलिटी वाले टॉपिक है, बट एक टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ गया, टाइप्स। अब टाइप्स में क्या है, एक्सपेंशन 2 तरीके से हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल के अंदर दोस्तों 2 हो सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन करने के 3 तरीके हैं, इंटेंसिफिकेशन करने के 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके हैं दोस्तों, पहला मार्केट पेनिट्रेशन, फिर अगला मार्केट डेवलपमेंट, फिर अगला प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन करने के अपने पास 3 तरीके हैं, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट और लास्ट में इनोवेशन। तो बोलो, पहले इंटरनल के 2 पार्ट, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के 3 पार्ट, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर इसके बाद कॉन्सेंट्रिक के 2 पार्ट, वर्टिकल और फिर
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के दो पार्ट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। तो क्या क्या हुआ मुझे बताओ। इंटरनल के क्या पार्ट हुए, इंटेंसिफिकेशन, डायवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के तीन पार्ट, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डायवर्सिफिकेशन के तीन पार्ट, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट और लास्ट इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक के दो पार्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के दो पार्ट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। इस डायग्राम पे वापस से आएंगे, आपको ये डायग्राम याद हो जाएगा। मैंने इसमें और जगह छोड़ी थी, वो जगह कहाँ गई मुझे नहीं पता। स्पेस दबने से, एंटर दबने से रह गया शायद, वरना ये डायग्राम सुंदर बन जाता। अभी इस पे फिर से आएंगे, पहले मैं आपको समझा दूं, फिर उसके बाद फिर से आएंगे इस डायग्राम पे, देखेंगे हमारा इस डायग्राम पे कंट्रोल है क्या। अच्छा, एक्सटर्नल पे, एक्सटर्नल में दो आएंगे दोस्तों, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, और अगला अपने पास आएगा स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो ये पूरा डायग्राम है, इसको एक बार और बनाएंगे, थोड़ा साफ सुथरा बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको स्टेबिलिटी का डायग्राम बनाया, उम्मीद करता हूं कंट्रोल होगा। तो अभी देखो, जो शुरुआत में डायग्राम बनाया उसमें अपन कहां पे है, स्टेबिलिटी अपना कंप्लीट है, एक्सपेंशन पे अभी अपन चल रहे हैं। स्टेबिलिटी में हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको यहां पे बता दिए, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन, परस्यूड। और ऐसे ही हमारे एक्सपेंशन में 4 बनते हैं, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन, टाइप्स। टाइप्स बहुत भारी है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंसिफिकेशन, डायवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन कैन बी intensification can be classified as market penetration, product development, market development, और diversification can be classified as concentric, conglomerate, innovation. Concentric can be classified as vertical, horizontal. Vertical can be classified as backward and forward. अगर आपने डायग्राम बनाया और अपन इसमें एक एक चीज को समझते गए, टिक करते गए, तो आपके पास डायग्राम पे कंट्रोल आ जाएगा, और ये इसके बाद चैप्टर बहुत आसान है। मैंने आपको बताया मेरे ख्याल से 1 आवर 45 मिनट्स की क्लास होगी, अभी अपने पास इसमें 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो 1 घंटे और लगेगा और पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, एकदम चिकना चैप्टर हो जाएगा दोस्तों। तो आ जाओ, अब अपन एक एक चीज को समझते चलते हैं। पहले यहीं पे समझ लेते हैं, सारा डायग्राम में ही समझ लेते हैं, ठीक है, डायग्राम में ही समझ लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं डायग्राम को आपको समझाता चलूं, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा साफ डायग्राम बना के दे दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बट ठीक है। अभी देखो, इधर इंटरनल है ना दोस्तों, और एक्सटर्नल है। पहले इनका मतलब समझो। इंटरनल का मतलब होता है अपने खुद के रिसोर्सेज यूज कर कर, अपनी खुद की कैपेबिलिटीज यूज कर कर ग्रोथ करना, क्योंकि स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, ग्रोथ। तो खुद के ही रिसोर्सेज यूज करना, खुद के ही कैपेबिलिटीज यूज करना और ग्रोथ करना। एक्सटर्नल में क्या होगा, किसी और के रिसोर्सेज यूज करना, किसी और की कैपेबिलिटी यूज करना, और फिर क्या करना, ग्रोथ करना। तो बोलो सबसे पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इन इंटरनल we are going to use our strength, weakness, capability, resources to grow. खुद के resources, capability, strength, weakness सब कुछ यूज कर कर क्या करना, ग्रो करना। मतलब weakness को तो कैसे यूज करेंगे, तो आप capabilities और resources ही वर्ड याद रखो, इससे क्या करना, ग्रो करना। और एक्सटर्नल में क्या होगा, किसी और के रिसोर्सेज यूज कर कर ग्रो करना, ठीक है। अब इंटरनल में क्या होगा, इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है जो आपके पास है, जो काम आप अभी कर रहे हो उसी पे जोर मारो, इंटेंस हो जाओ, बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाओ, जो चीज आपके पास है उसी पे इंटेंस हो जाओ और ग्रोथ करके दिखा दो। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, जो चीज आपके पास नहीं है कुछ नया काम चालू करो और फिर ग्रो कर जाओ। तो इंटेंसिफिकेशन में क्या होगा, जो आपके पास है उसी पे जोर मारो। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, कुछ नई चीज चालू करो, उस पे जोर मारो। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिफिकेशन, जो आपके पास है उसी पे जोर मारो। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, कुछ नई चीज चालू कर कर उस पे जोर मारो। तो इंटेंसिफिकेशन के 3 तरीके हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आ जाओ, पहले दिमाग में सेट करो, बहुत जरूरी है, आगे तो बहुत जल्दी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, सबसे पहले इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल,
एक्सटर्नल। इंटरनल मींस अपने खुद के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को यूज कर कर ग्रो करना है। उसमें भी दो चीजें हैं, जो आपके पास ऑलरेडी है उसी को खींच जाओ या फिर कुछ नया चालू करो। जो आपके पास खुद के पास है उसी को खींचोगे तो इंटेंसिफिकेशन, कुछ नया चालू करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अंतर क्या है सर? मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है आप प्रोडक्ट वही बेच रहे हो बट नए मार्केट को टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स दोस्तों, पहले हॉर्लिक्स बच्चों का आता था, अब हॉर्लिक्स वुमेन का भी आने शुरू हो गया दोस्तों। उसमें पता है क्या, बच्चों को भी वही बेचा जाता था। मेरे को पता नहीं, मैं तो ऐसी एक कहानी बनाने के लिए बोल रहा हूं, क्या पता कुछ अलग हो भाई, माफी चाहता हूं। वुमेन हॉर्लिक्स आता है और बच्चों का हॉर्लिक्स आता है, मैं मान के चलता हूं उसके अंदर प्रोडक्ट सेम है। तो बच्चों का हॉर्लिक्स और वुमेन का हॉर्लिक्स प्रोडक्ट सेम है बट मार्केट नया है। पहले हमारा मार्केट बच्चे थे और अब हमारे मार्केट क्या है, विमेन है। तो अब मुझे बताओ हुआ क्या, पहले हम बच्चों को टारगेट कर रहे थे, अब हम वुमेन को टारगेट कर रहे हैं बट प्रोडक्ट वही है, हॉर्लिक्स। ठीक है, वो सेम एड, पहले बच्चे हॉर्लिक्स खा के कूदा फांदी शुरू कर देते थे, अब जितने भी वुमेन हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं हॉर्लिक्स खाकर। अगर आपने ऐड देखा हो तो वो ऐसा दिखाते हैं कि ये खा लिया तो एनर्जी आ गई। ऐसे ही बच्चों में एनर्जी आ जाती थी, बच्चों को कूदता हुआ दिखाई देते थे, बस इसमें वुमेन को कूदता हुआ नहीं दिखाई देते, बस हाँ ये दिखाते हैं कि एनर्जी आ गई। मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा, बट होता है तो अच्छी बात है। बट समझो आप, प्रोडक्ट वही, मार्केट नया। पहले मार्केट बच्चे थे, अब वुमेन है, तो इसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, एक और, पहले मैं पढ़ाता था ऑफलाइन, अब मैं पढ़ा रहा हूं साथ में ऑनलाइन, तो ये मेरा क्या हो गया, मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट वही FMSM और फाइनल का AFM, प्रोडक्ट वही, मार्केट नया, चीज वही, सोच नहीं। ठीक है, ये हो गया मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोस्तों, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, मार्केट वही रखेंगे, प्रोडक्ट नया हो, मार्केट वही, प्रोडक्ट नया। फॉर एग्जांपल एप्पल वालों का मार्केट, एप्पल का फोन है, जिसको भी वो एप्पल का फोन बेचते हैं वो उनका मार्केट है। अब समझो उसने मुझे फोन बेचा, 10 दिन बाद कहता है घड़ी भी है पहने का, मैंने कहा हाँ पहनूंगा, तो ये उसने क्या किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट वही, मैं ही उसका मार्केट था, बट इस बार वो कुछ नई चीज चिप गया। फिर 10 दिन बाद आया, कान वाला चाहिए, मैंने कहा हाँ चाहिए, कान वाला भी बेच गया दोस्तों। फिर आया एक पावर बैंक दो जो पीछे चिपक जाता है, मैंने कहा लाना, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट नए लेके आता जा रहा है, मार्केट वही है। ठीक है, सैमसंग दोस्तों, सैमसंग पता है आपको, मेरे पास सैमसंग का फोन है दोस्तों, ये सैमसंग का फोन है। उसने पहले फोन बेचा, फिर कहता है चल मैं तुझे घड़ी बेचता हूं। दोस्तों घड़ी पहन रखी है, सैमसंग की घड़ी, मैं दिखा नहीं रहा, एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, तो हुआ क्या, ये उसने मुझे घड़ी बेच गया मुझे, प्रोडक्ट नया, मार्केट वही, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और दोस्तों एक और पता है क्या है, प्रोडक्ट भी पुराना, मार्केट भी पुराना, बट फिर भी वो ज्यादा बेच गया, दैट इज नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट डेवलपमेंट में क्या हुआ, मार्केट नया था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या हुआ, प्रोडक्ट नया था, और पेनिट्रेशन में क्या हो गया, कुछ भी नया नहीं था, दोनों पुराने थे। तो सर कैसे बेच गया दोस्तों, पहले मैं एक बार ब्रश करता था, फिर एकदम से एक ऐड आया, ब्रश ब्रश ब्रश, डॉक्टर का सुजाया नंबर, सुजाया नहीं जो भी होता है, जो भी बोलते हैं वो, डॉक्टर का रिकमेंडेड कि ये टूथपेस्ट है, इसको 2 बार किया करो। तो उन्होंने अपनी खपत बढ़ा ली, कंजप्शन बढ़ा लिया, तो उसी मार्केट को टारगेट कर रहा है, उसी प्रोडक्ट से कर रहा है, बट ज्यादा बेच रहा है। ज्यादा कैसे बेच रहा है, ये तरीका है दोस्तों। पहले कोलगेट आता था, कोलगेट में जहां से पेस्ट निकलता है वो आगे होल छोटा होता था, उसने बड़ा कर दिया। ये क्या किया उसने, वही मार्केट वही प्रोडक्ट, बट वो पेस्ट ज्यादा निकलने के कारण वो जल्दी खत्म होता है, मार्केट पेनिट्रेशन। तो प्रोडक्ट भी वही, लोग भी वही, मार्केट भी वही, बट फिर भी आप ज्यादा बेच पा रहे हो। ये आपके एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं, ये आपके पैकेजिंग के तरीके हैं। तो ये क्या हो गए, आप इससे आप क्या कर सकते हो, पेनिट्रेशन कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ, ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करने के 3 तरीके हो गए इंटेंसिफिकेशन के अंदर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से मुझे बताओ टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन। पेनिट्रेशन जो है उसी को खींचो, कैसे खींचेंगे, पहला तो पेनिट्रेशन के थ्रू, इंटेंसिफिकेशन के अंदर पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब क्या है इसमें बताओ, क्या था, दोनों पुराने, ओल्ड, इसमें एक न्यू दूसरा ओल्ड, इसमें एक ओल्ड फिर दूसरा न्यू, यही था।
इसमें मार्केट और प्रोडक्ट दोनों ओल्ड, इसमें मार्केट न्यू प्रोडक्ट ओल्ड, इसके अंदर मार्केट ओल्ड प्रोडक्ट न्यू। क्या ऐसा था? जब दोनों नए हो जाते हैं दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया। ये दोस्तों तब होता है जब आदमी को मस्ती सूझती है, वो कहता है प्रोडक्ट भी वो नहीं है, मार्केट भी वो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? डाइवर्सिफिकेशन करूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया, तो वो क्या करता है? डाइवर्सिफिकेशन करता है। उसको जब मस्ती सूझती है ना, तब वो ऐसा करता है दोस्तों। तो बोलो इंटरनल के दो पार्ट, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया इसमें नया तो प्रोडक्ट होगा और नया ही क्या होगा? मार्केट होगा। नया प्रोडक्ट, नया मार्केट। अब इसके अंदर आप सुनो बात को। अब ये तीन टाइप के हैं, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, इनोवेशन। इनोवेशन को तो एक बार साइड ही रखो, इनोवेशन तो अपना आप ही कुछ नया ही हो गया ना, तो इसको तो साइड ही रखो। तो ये कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट क्या है सर? अब समझो बात को। मैं आपसे पूछता हूं, एक शू मेकिंग कंपनी है दोस्तों, एक शू मेकिंग कंपनी है, उसने टी शर्ट बेचने शुरू कर दिए। मुझे बताओ क्या नया प्रोडक्ट है? बिल्कुल। क्या इसका मार्केट भी नया होगा? जो जूते खरीदते थे वो मार्केट अलग है, जो लोग जूते खरीदने आते थे वो मार्केट अलग है, और जो टी शर्ट खरीदने आते हैं वो मार्केट एक अलग है। आप समझो बात को। मैं शायद जूते खरीदने ना जाऊं प्यूमा के शोरूम पे, शायद मैं टी शर्ट खरीदने चला जाऊं। वो आदि मानव का कौन सा शोरूम है? एडिडास पे मैं शायद जूते खरीदने ना जाऊं, शायद टी शर्ट खरीदने चला जाऊं। क्या मार्केट अलग है? प्रोडक्ट भी अलग है दोस्तों। बट मुझे ऐसा लग रहा है दोनों लग तो रिलेटेड रहे हैं, है नया, सब कुछ नया है, बट थोड़े से कुछ जुड़े जुड़े से लग रहे हैं। एडिडास पे जाऊंगा, मैं कहूंगा जूते बेच रहा है, ये टी शर्ट बेच रहा है, बट आपस में कुछ रिलेटेड लग रहे हैं। मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आ रही क्यों रिलेटेड है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। रिलेटेड है, और जब चीजें रिलेटेड होती है और नहीं होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्सेंट्रिक। और अगर दोस्तों किंगफिशर करके एक कंपनी थी, किंगफिशर करके कंपनी थी दोस्तों, दारू बेचते थे, एकदम से फ्लाइट का काम शुरू कर दिया दोस्तों। दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना नहीं है, तो इसको बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट। तो जब चीजें नई है बट पुराने वाले से कहीं से रिलेटेड है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक। अगर चीजें नई है और पुराने वाले से कोई लेना देना ही नहीं है तो कॉन्ग्लोमेरेट। और अगर उनमें से एक भी चीज कॉमन है तो वो तो इन तीनों में फॉल कर जाएगी। मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया, बट स्टिल इट इज रिलेटेड विद ओल्ड मेथड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक। प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नया, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद ओल्ड, दैट इट इज नोन एज कॉन्ग्लोमेरेट। ये मत बोलना सर दारू और फ्लाइट दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे? दारू पी के भी आदमी उड़ता है, फ्लाइट में भी उड़ता है, रिलेटेड हो गए, मारूंगा पकड़ के, ऐसा नहीं होता दोस्तों, झूठ मत बोला करो। ठीक है, तो ये कॉन्ग्लोमेरेट हो गया। और इनोवेशन मैंने आपको बताया कुछ नई चीज लेके आना, दैट इज इनोवेशन। तो कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा? रिलेटेड है। कॉन्ग्लोमेरेट में क्या होगा? रिलेटेड नहीं है, है सब कुछ नया, क्योंकि कुछ भी पुराना होगा तो यहां आ जाएगा। सब कुछ नया है, नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, बट स्टिल रिलेटेड, देन इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक। बट इफ इट इज नॉट रिलेटेड, इट इज नोन एज कॉन्ग्लोमेरेट दोस्तों। और इनोवेशन मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये अपना पूरा ये वाला साइड कंप्लीट हो गया। तो मैं चाहता हूं पहले अपन इसको पढ़ के खत्म कर लेते हैं, पढ़ के खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे? पहले मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजंस, और फिर उसके टाइप्स। ठीक है, उसके टाइप्स। तो मीनिंग पढ़ते हैं दोस्तों। मीनिंग में क्या आएगा? इसमें बिजनेस रीडिफाइन होगा। जैसे स्टेबिलिटी में बिजनेस को रीडिफाइन नहीं किया जाता था, यहां पे पूरा बिजनेस रीडिफाइन होगा, क्योंकि एक्सपेंशन है, नए नए काम होंगे, सब कुछ नया नया होगा, क्योंकि एक्सपेंशन है तो बिजनेस रीडिफाइन होगा। ठीक है, इसके अंदर रीफॉर्मुलेशन होंगे, गोल्स एंड डायरेक्शन, जो पहले गोल्स और डायरेक्शन थे उनका वापस से रीफॉर्मुलेशन होगा। इसमें नई नई चीजें लेके आएंगे, इसको थोड़ा डायनेमिक होगा, ये चीजें डायनेमिक होगी। तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। बट अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल स्टेबिलिटी की अपोजिट। स्टेबिलिटी वाला अब आपको याद होगा, स्टेबिलिटी में बोलता था रीडिफाइन नहीं होगा, ये बोलेगा रीडिफाइन होगा। ये कहता खुद बोलता है ये स्टेबिलिटी का अपोजिट है। वहां पे रिवॉर्ड्स लिमिटेड थे क्योंकि स्टेबिलिटी है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स लिमिटेड थे वहां पे, बट यहाँ पे रिवॉर्ड्स बहुत हाई है। वहां पे रिस्क बहुत कम थी, टू लो, यहाँ पे रिस्क बहुत हाई है।
वहां पे बिजनेस की ग्रोथ छोटी थी, मॉडेस्ट थी, वर्ड याद करो मॉडेस्ट, वहां पे ग्रोथ मॉडेस्ट थी। यहाँ में मेहमत है, मेहमत क्या होता है सर? एक बड़ा सा आदमी होता है, हाथी से भी बड़ा, आदमी नहीं दोस्तों जानवर, आदमी से सॉरी हाथी से भी बड़ा जानवर दोस्तों मेहमत ग्रोथ। आप मेहमत ढूंढ के देखना, आपको अजीब से एक जानवर दिखाई देगा बहुत बड़ा, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर उसमें था फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम चाहिए, लेस फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट बहुत भारी चाहिए। फिर दोस्तों इसके अंदर वर्सेटाइल स्ट्रेटेजीज, उसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजी थी नहीं, चुपचाप बैठे रहो, इसके अंदर बहुत सारी वर्सेटाइल स्ट्रेटेजीज है, खूब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो मैंने आपको बताई, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल, मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सब क्या है? बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो क्या ये बिल्कुल अपोजिट हो गए? याद करो, ये याद करोगे वो याद हो जाएगी। उसमें बोलता था रीडिफाइन नहीं होगा, बोलता रीडिफाइन होगा। उसमें बोलता था रिस्क कम है, बोलता रिस्क ज्यादा है। उसमें बोलता था बिजनेस की जो ग्रोथ है वो मॉडेस्ट है, इसमें मेहमत है। उसमें बोलता था फ्रेश इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, इसमें ज्यादा चाहिए। फिर इसमें वर्सेटाइल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खूब सारे बनेंगे। और फिर एग्जांपल बता देता है इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एंड वी नो दैट। फिर दोस्तों रीजन भी बिल्कुल उसके अपोजिट है। उसमें बोलता था एनवायरनमेंट ही स्टेबल है तो आप क्यों भाग रहे हो, ये बोलेगा एनवायरनमेंट क्या है? पेस में चल रहा है, तो आप भी तेज भागो वरना दुनिया आगे निकल जाएगी, आप दिखते रह जाओगे। फिर उसमें बोलता था कि जो एम्प्लॉई है वो सेटिस्फाई फील करते हैं। यहां पे क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिस्ट होता है ना वो सेटिस्फाई होता है, यार हमने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिससे बिजनेस आगे निकल गया। सीईओ तो पागल ही हो जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइड लेने लग जाता है कि मैं एक ऐसी कंपनी का आदमी हूं जो बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो वहां पे स्टाफ को मजे आ रहे थे, बट जब चीजें एक्सपेंड करेगी तो स्ट्रेटेजिस्ट को और चीफ एग्जीक्यूटिव को मजे आएंगे। स्ट्रेटेजिस्ट सेटिस्फाई फील करेगा और चीफ एग्जीक्यूटिव को प्राइड होगा कि हाँ यार मैं ऐसी फर्म का आदमी हूं जो बहुत तेजी से ग्रो करती है। वहां पे लोग क्यों थे? वहां पे एम्प्लॉय खुश थे, आहा बैठे हैं, मजा आ रहा है, आते हैं सुबह, जर्दा लगाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। जर्दा दबाया, काम कर लिया, शाम को घर चले गए 6 बजे। बट मजा पता कब आता है बिजनेस में? जब रात को जग के मेहनत करोगे ना, तब आता है। वो इन दो लोगों को आ रहा है दोस्तों, स्ट्रेटेजिस्ट को और चीफ एग्जीक्यूटिव को। फिर अगला, यहां पे अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास मार्केट का क्या आ जाएगा? कंट्रोल आ जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस कर्व, स्केल ऑफ ऑपरेशंस आएंगे और यहाँ पे क्या आ गया? एडवांटेज मिलेगी एक्सपीरियंस कर्व और की, क्योंकि पहले भी हम काम कर रहे थे, उस काम का थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस कर्व है। फिर अगला, एक्सपेंशन ऑल्सो इंक्लूड इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, एक्वायरिंग, मर्जिंग, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। तो अगर आप इसको याद करोगे तो अपना आप याद हो जाएगा। अब आती है टाइप्स। टाइप्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, एंड वी नो दैट इंटरनल इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में 3 होंगे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बट मैंने आपको बताया था इंटरनल का मतलब होता है खुद की कैपेबिलिटी, खुद के रिसोर्सेज यूज करके आगे बढ़ना। एक्सटर्नल में किसी और की मदद ली जाती है, इंटरनल में खुद आगे बढ़ जाते हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब हो गया आप क्या करोगे इसके अंदर, करंट बिजनेस में ही आप आगे बढ़ोगे। प्रोडक्ट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, मार्केट भी सेम रहेगा। सर ये बात कहां लिखी हुई है? इसके अंदर नहीं लिखी हुई, आगे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में हम एनसॉफ्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर ये बातें लिखी हुई है, तो वहां पे और डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लो, मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होगा? करंट बिजनेस पे ही ध्यान देंगे, ना कोई नया मार्केट, ना कोई नया प्रोडक्ट, जो है उसी को खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। वो इसके अंदर नहीं लिखी, वो एनसॉफ्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या होगा? प्रोडक्ट वही रहेगा, मार्केट नया आ जाएगा, नए चैनल जोड़ देंगे, नया एडवर्टीजमेंट का तरीका कर देंगे, प्रमोशनल मीडिया नहीं चालू कर देंगे। मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा? प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करेंगे, और मॉडिफिकेशन छोटा मोटा नहीं, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बदल दिया या फिर नया प्रोडक्ट बना लिया, कस्टमर और वो सेम है। तो बोलो मार्केट डेवलपमेंट में क्या होगा? मार्केट नया होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, प्रेजेंट प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट में या तो चेंज आएंगे, और चेंज छोटे मोटे नहीं, कैमरा यहां से वहां कर दिया वो चेंज नहीं, सब्सटेंशियल चेंज आएगा। कैमरा ही निकाल फेंका, बिना कैमरे का फोन दे दिया, सब्सटेंशियल चेंज। मजाक कर रहा हूं, मजाक था, ठीक है। और साथ ही साथ नया क्रिएशन ऑफ नया प्रोडक्ट, तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कस्टमर सेम रहेंगे, ठीक है। एक टेबल दी हुई है, मार्केट पेनिट्रेशन में मार्केट शेयर बढ़ता है, प्रोडक्ट यूजेस बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी यूज इंक्रीज होती है, क्वांटिटी, तो ये पढ़ लेना, फालतू बातें करते हैं। अब आता है एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ये मैंने आपको बताया, डाइवर्सिफिकेशन में नया प्रोडक्ट होगा, नया मार्केट होगा, सब कुछ नया होगा, नया स्किल चाहिए होगी, नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, नई नॉलेज चाहिए होगी, सब कुछ नया 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 चाहिए होगा दोस्तों, ठीक है। और
अब दो तरीके के होंगे, कॉन्ग्लोमरेट होगा जिसमें आपके पुराने प्रोडक्ट से कुछ रिलेशन कम होंगे, और एक और होगा जिसके अंदर क्या होगा आपके पास अच्छा, ऐसा डाइवर्सिफिकेशन करते क्यों है? क्योंकि शायद आपके पास इन्वेस्टेबल फंड पड़ा है, आप इन्वेस्ट कर दोगे, आपके मार्केटिंग चैनल्स के कारण, कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग्स के कारण कि आपकी बहुत ऊपर पहुंच है, आपको सब मानते हैं। आज रिलायंस है, कुछ भी नया चालू करता है तो चल जाता है क्योंकि उसकी कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मार्केट में प्रेस्टीज है, मैनेजरियल एंड अदर मैन पावर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल सोर्सेज, ये सब आपके पास है। तो आप सोचते क्यों ना कुछ तूफानी किया जाए, तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर देते हो। ठीक है, एक होता है कॉन्ग्लोमरेट, एक होता है कॉन्सेंट्रिक। यहाँ पे लाइन आई है कि कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसका पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं। ये बात फिर से बाद में वापस आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो आपको सिनर्जी एडवांटेज मिल सकता है। सिनर्जी एडवांटेज का मतलब पुराने बिजनेस है आपके पास, उसकी मदद लेके आप एक और एक करके 11 कर सकते हो 2 की जगह, दैट इज नोन एज सिनर्जी। तो जब एक और एक जोड़ते हैं तो 2 होते हैं, बट सिनर्जी का मतलब होता है एक और एक जोड़कर 11 बनाना, मतलब आउटपुट ज्यादा लेके आना, दैट इज नोन एज सिनर्जी। तो जोड़ा वही बट आउटपुट ज्यादा लेके आना, दैट इज नोन एज सिनर्जी। ठीक है, अब आता है कॉन्सेंट्रिक। कौन सा होता है? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। देखो, नया प्रोडक्ट है, नया मार्केट है, ये बात तो कंफर्म है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, बट इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक का मतलब हो गया पुराने वाले से रिलेटेड है, नया मार्केट भी, प्रोडक्ट भी, बट पुराने वाले से रिलेटेड है। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होगा? पुराने वाले से अनरिलेटेड है, नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, बट अनरिलेटेड। और एक आ गया इनोवेशन। अब देखो, कॉन्सेंट्रिक में बातें एक ही है कि रिलेटेड है, बट फैला फैला के लिखा हुआ है। दोस्तों वर्ड देखो, कहते हैं प्रोडक्ट्स आपस में रिलेटेड होंगे, प्रोडक्ट आपस में लिंक्ड होंगे। कैसे? प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, जिसको अपन पीटीएम बोलते हैं, जो स्कूल में होती थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वही चीज है दोस्तों। तो ये लिंक है, पुराना प्रोडक्ट और नया प्रोडक्ट लिंक है। कैसे? 3 चीजों से, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी एक शू मेकिंग कंपनी थी, मैंने टी शर्ट बनाना शुरू कर दिया। क्या ये दोनों बेचने का तरीका मेरा एक ही शोरूम है? क्या ये मार्केटिंग के तरीके सेम हो गए? इसलिए ये दोनों आपको रिलेटेड लग रहे थे, इसलिए ये दोनों आपको रिलेटेड लग रहे थे। तो बोलो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया? पुराना और नया आपस में रिलेटेड है। तरीका क्या है? रिलेटेड है। रीजन क्या हो सकता है? 3 तरीकों से, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग। या तो प्रोसेस सेम हो सकता है, या दोनों में यूज हुई भी टेक्नोलॉजी सेम हो सकती है, या दोनों को बेचने का तरीका सेम हो सकता है, तो पीटीएम सेम हो सकता है। और अगला, एक दूसरे का स्पिन ऑफ है, मतलब एक ही प्रोडक्ट में से दूसरा प्रोडक्ट निकल के बाहर आया, दैट इज नोन एज स्पिन ऑफ। उसी का पैदाइश है दोस्तों, दैट इज नोन एज स्पिन ऑफ। तो क्या 3 वर्ड हो गए? प्रोडक्ट रिलेटेड है, दोनों लिंक है आपस में पीटीएम के थ्रू। फिर अगला क्या हो गया? स्पिन ऑफ है। क्या है बोलो? स्पिन ऑफ। और फिर अगला क्या हो गया? दोनों से सिनर्जी का बेनिफिट मिलता है। मैंने बताया दोनों मिलके काम करेंगे तो बहुत तगड़ा आउटपुट आएगा, तो भी कॉन्सेंट्रिक कहलाएगा। और आपस में लूप लाइक मैनर में कनेक्टेड है। लूप लाइक मैनर में मतलब कोई एक प्रोडक्ट होता है ना, वो खूब सारे प्रोसेस से जाता है, ये खूब सारे प्रोसेस से जाता है। इस किसी भी प्रोसेस में कहीं पे भी अगर प्रोडक्ट कनेक्टेड है दूसरा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक। इस प्रोसेस में कहीं पे भी कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं लूप लाइक मैनर में कनेक्टेड है। लूप लाइक मैनर में कनेक्टेड है। तो बोलो क्या क्या पॉइंट हो गए? प्रोडक्ट रिलेटेड है, लिंक है पीटीएम के थ्रू। फिर अगला क्या हो गया? एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट निकला, स्पिन ऑफ। फिर क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी मिलता है। और अगला, लूप लाइक मैनर में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, क्लॉथ वाली कंपनी ने जूते बनाने शुरू कर दिए, ये आपस में रिलेटेड है। शायद इसमें टेक्नोलॉजी सेम हुई होगी यूज, शायद इसको बनाने का प्रोसेस सेम होगा। सर, जूते और कपड़े बनाने का प्रोसेस कैसे सेम हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ना मैं जूते बनाता हूं ना मैं शर्ट बनाता हूं। हो सकता है इसका मार्केटिंग का तरीका सेम हो। हाँ, मार्केटिंग का जरूर हो सकता है, क्योंकि आपने एडिडास का शोरूम देखा होगा, वहीं पे जूते मिलते हैं और वहीं पे टी शर्ट मिलते हैं दोस्तों। तो शायद इनको बनाने का तरीका तो नहीं पता, बट इनमें टेक्नोलॉजी यूज होने वाली चीज सेम हो सकती है। शायद स्टिचिंग का तरीका सेम हो सकता है, शायद इनको बेचने का तरीका सेम हो सकता है, बट दोनों आपस में रिलेटेड है, ये बात कंफर्म है दोस्तों। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रिक 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो पहले यहां तक जो अपन ने लपेटा है उसको अपन ऊपर चार्ट में जाके देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। हमने इंटेंसिफिकेशन पढ़ लिया, डाइवर्सिफिकेशन का, कॉन्सेंट्रिक पढ़ लिया। अब इसके अंदर का माल पढ़ रहे हैं, क्या क्या है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ये सारे वर्ड लिख के आने हैं, तभी नंबर नहीं मिलते। अगर आप सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे आपस में रिलेटेड है, क्या है आपस में रिलेटेड, फालतू बातें मत करके आना, ये सारे पॉइंट लिख के आना। 6 के 6। सर 6 का है, 5 तो ये रहे और एक इसका एग्जाम्पल 6। ठीक है, अब आ जाओ। एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, सॉरी, एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं और फिर मैं आपको समझा भी दूं ये होते क्या हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहीं समझा देता हूं।
एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको याद ही हो जाएगा अभी, तो मैं खाली पेज लेता हूं, उसमें आपको बता देता हूं। दोस्तों ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले तो ये तकलीफें दूर कर लो आपकी, ठीक है। तो वर्टिकल लंबी वाली लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन हो गई। दोस्तों वर्टिकल में क्या होगा, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, एक फॉरवर्ड। मान लो हम मैन्युफैक्चरर है, तो हमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होगा, और जो हम बना रहे हैं वो किसी को डिस्ट्रीब्यूशन वाले को देते होंगे, वो हमारा सामान बेचता होगा। तो अगर मैं इस रॉ मटेरियल वाले को खरीद के बैठ गया, तो इसको बोलेंगे मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया। मैंने रॉ मटेरियल वाले को ही खरीद लिया, या फिर मैंने खुद ने वो रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर दिया। तो इसको खरीदा भी जा सकता है, इसको बिल्ड भी किया जा सकता है, और इसको एक्वायर भी किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार बनाने वाली कंपनी है, उसका जो मिरर है वो कहीं और से आता है, तो उस मिरर को हमने खुद ने बनाना शुरू कर दिया, मिरर वाली कंपनी को ही खरीद डाला, तो ये क्या कहलाएगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और इसी में अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद डाला तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल एक मान लो कोई बहुत बड़ी लैक्मे है, लैक्मे अपना सामान नायका के थ्रू बेचता है, लैक्मे ने नायका को ही खरीद डाला, तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि नायका उसके सामान बेचता था, उसने नायका को ही खरीद डाला, तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो गया दोस्तों, मान लो यहां पे मैं दूध बेचता था, मैंने फार्म ही खरीद दिए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल में क्या होगा, उसी चेन में या तो आप पीछे जाके कुछ काम कर रहे हो या आगे जाके कुछ काम कर रहे हो, तो ये कहलाएगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब हो गया, या तो आपने अपने चेन में ऊपर वाला काम बिल्ड कर लिया या खरीद लिया। तो सर ये तो एक्विजिशन में आना चाहिए, एक्विजिशन में नहीं आता है, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आता है। तो सर वो एक्सटर्नल मर्जर्स एंड एक्विजिशन उसमें नहीं आएगा, बताऊंगा अभी, उसमें नहीं आता, यहीं पे आता है, ठीक है। तो अब बताओ, ऊपर वाले को खरीद डाला या बनाना शुरू कर दिया। फॉरवर्ड में क्या होगा, फॉरवर्ड में आपने क्या किया, नीचे वाले का काम शुरू कर दिया, खुद ने डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया, या उसको खरीद डाला, दोनों इसमें आएंगे। तो दो वर्ड याद रखोगे, बिल्ड और एक्वायर्ड, या तो हमने वो खुद ने काम शुरू कर दिया या सामने वाले को एक्वायर कर लिया, दोनों चीजें इसके अंदर आएगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं, ये वर्टिकल हो गया। अब क्या क्या होता है सुनो, अब आप ये बोलोगे हमने ऊपर वाला काम शुरू कर दिया, नहीं दोस्तों, वर्ड यूज करने हैं हमने, इनपुट प्रोवाइडर्स को, इनपुट वर्ड यूज करना है, इनपुट प्रोवाइडर्स को हमने खरीद डाला, ठीक है। इससे फायदे क्या हुए वो लिखने हैं। तो पूरा आंसर क्या होगा अगर बैकवर्ड आया तो, कि इनपुट प्रोवाइडर्स के काम को या तो हमने खुद ने बना लिया, बिल्ड कर लिया, या हमने उसको खरीद डाला। या अब इसके फायदे लिखने, इससे फायदा क्या होगा, क्या हमारे पास टाइम पे सामान आएगा, हमारे पास टाइम पे सामान आएगा तो क्या हम आगे भी टाइम पे दे पाएंगे, तो हमारी सप्लाई टाइम पे हो जाएगी, ठीक है। फिर उसका अगला, क्या हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, हाँ सर हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। याद करो कल वाले चैप्टर में जब मैंने आपको कॉस्ट लीडरशिप पढ़ाया था, तो उसमें दूसरा तरीका था फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कॉस्ट को कट करने का। याद कर लेना, पीछे जाके पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज द वे टू बिकम अ कॉस्ट लीडर। तो आपको अगर कॉस्ट लीडर बनना है तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लो, रॉ मटेरियल वाले को खरीद लो। तो यहां पे मैं खरीद लूंगा, तो ये क्या बन जाऊंगा, मैं कॉस्ट लीडर भी बन सकता हूं। तो बोलो क्या क्या फायदे हुए, सप्लाई टाइम पे आया, मैंने कॉस्ट कटिंग कर ली, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि मैं दूसरों को ये सामान महंगा देना शुरू कर दूं। तो क्या मैं कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकता हूं, दूसरों की कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकता हूं, ये मुझे फायदे हो गए। सर फॉरवर्ड में क्या होगा, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद लेता हूं, तो उसमें क्या था, खरीद लेता हूं या वो काम शुरू कर देता हूं, ठीक है। बिल्ड और एक्वायर दोनों वर्ड यूज होंगे हमेशा। तो इनपुट वाले में क्या, उसमें क्या था, बैकवर्ड में क्या था, इनपुट प्रोवाइडर्स को मैंने बिल्ड या एक्वायर कर लिया, और इधर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मैंने बिल्ड या एक्वायर कर लिया। तो बोलो फॉरवर्ड में क्या आएगा, समझ आई बात। फॉरवर्ड में एक चीज और आती है, वो क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल रेमंड है दोस्तों, रेमंड से एक आदमी कपड़ा लेकर शर्ट बनाता था, अब
रेमंड ने खुद ने शर्ट बनाना शुरू कर दिया, रेमंड ने खुद ने शर्ट बनाना शुरू कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड एक्विजिशन, फॉरवर्ड एक्विजिशन नहीं सॉरी, वर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो बोलो, पहले कोई आपका सामान लेकर कुछ और आउटपुट करता था, वो आउटपुट आपने सीधे करना शुरू कर दिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। रेमंड से कोई सामान लेकर शर्ट बनाता था, नाउ रेमंड इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग शर्ट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो सर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के दो मतलब हुए, या तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद लो, या वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम शुरू कर दो, या फिर आप क्या करो, आप वो सामान बनाना शुरू कर दो जो लोग आपका सामान लेके बनाते थे। तो दूसरों का आउटपुट आपने खुद ने बनाना शुरू कर दिया, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो सर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कौन आया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कौन आया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आया सर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कौन आया, जब आपने इनपुट प्रोवाइडर्स के मजे ले लिए। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में कब आया, जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर के मजे ले लिए, और साथ ही साथ एक जने के और मजे लिए, जो आपका सामान खरीद के सामान बनाता था, वो सामान आपने बनाना शुरू कर दिया। दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आई होगी। सर इसको पढ़ा देते तो और मजा आ जाता, लोग मजे दिला ही देते हैं। फिर आ जाओ यहां पे, पढ़ो इसको। पहले तो बता रहा है वर्टिकल क्या होता है, कहता है सेम सीक्वेंस में ऊपर या नीचे जाना, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड क्या होगा, आप ऐसे बिजनेस में आ रहे हो जिसमें इनपुट प्रोवाइडर्स वाले बिजनेस में आप एंटर कर रहे हो। ठीक है, ये परचेज भी किया जा सकता है, बिल्ड भी किया जा सकता है। तो सर परचेज करना तो एक्विजिशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो सर परचेज करना तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अगला, इससे क्या होगा, आप अपने प्रॉफिट्स को एक्सपेंड कर पाओगे, आपके पास ग्रेटर कंट्रोल आ जाएगा अपने प्रोडक्शंस पे। फिर आप इसमें एग्जांपल बताया हुआ है, अच्छा इससे आप अपनी कॉस्ट को लेस कर पाओगे, अपनी सप्लाई कैपेबिलिटीज को बढ़ा पाओगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। एग्जांपल, सुपरमार्केट वाले ने क्या करा, दूध के फार्म से खरीद डाले दोस्तों, गाय खरीद डाली, खेल ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ, जितना दूध चाहिए हम बेच लेंगे, हमने फार्म से खरीद डाले, सप्लाई की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉस्ट कटिंग हो गई वो अलग। तो इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको ये लिखना है, इनपुट प्रोवाइडर्स के मजे लिए गए, या तो उसको परचेज किया गया या वैसा काम बिल्ड किया गया। उससे फायदे क्या हुए, हमारा कंट्रोल हो गया प्रोडक्शन के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, हमने अपना खुद की कैपेबिलिटीज बढ़ा ली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया। एग्जाम्पल इसमें होगा। ठीक है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में दो आते हैं, मैंने आपको बताया था, एक ऐसी बिजनेस लाइन में जाना जो यूज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उस लाइन के अंदर घुसना इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एज वेल एज बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में घुसना इज ऑल्सो नोन एज क्या, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। एमसीक्यू में दोस्तों ये पूछे जा सकते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला, ऐसे बिजनेस में घुसना जो आपके एग्जिस्टिंग गुड्स को यूज करते हैं, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बिजनेस में घुसना। कॉफी बीन वाले ने क्या किया, कॉफी कैफे के साथ मर्ज कर लिया काम। ठीक है, कॉफी कैफे मर्ज वर्ड नहीं आना चाहिए, जो भी है अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आएगी बात। हॉरिजॉन्टल क्या होगा सर, हॉरिजॉन्टल ये होगा, आप बीचों बीच खड़े हो, आपने अपने साथ वाले को ही परचेज कर डाला, आपका कॉम्पिटिटर को परचेज कर डाला। तो तीन चीजें आती है, आपने अपने कॉम्पिटिटर को परचेज कर डाला, या फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जो बना रहे थे उनको कर डाला, या जो आपके बाय प्रोडक्ट बना रहे थे उनको आपने परचेज कर डाला। तो तीन चीजें आती है, परचेज वर्ड भी आता है और बिल्ड भी आता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो बाय प्रोडक्ट वाला, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट वाला, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वाले, ये तीनों क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल कहलाएंगे। तो बाय प्रोडक्ट वाला, या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट सॉरी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट वाला, या फिर अगला कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वाला। तो ये यहाँ पे आ गया एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर। क्या वर्ड एक्विजिशन आया सर, ये एक्विजिशन में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन मार्केट चेन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट। तो आपने किसको करा, जो सेम स्टेज पे काम कर रहे थे उसको ही उठा लिया, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वाले को उठा लिया, या फिर बाय प्रोडक्ट वाले को उठा लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हॉरिजॉन्टल भी समझ आया होगा। अगर अपन ऊपर चार्ट देखे, अपन ने चार्ट के मजे कहां तक ले लिए वो देख लेते हैं। अपन ने इंटेंसिफिकेशन पढ़ा, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन मींस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचना, मार्केट डेवलपमेंट मींस नए मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मींस नए प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचना। ठीक है, तो मार्केट डेवलपमेंट में मार्केट नया होगा, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट नया होगा, पेनिट्रेशन में दोनों पुराने होंगे, बट फिर भी ग्रोथ की जाएगी क्योंकि दीज स्ट्रेटेजीज आर ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, दिस इज इंटेंसिफिकेशन जो है उसके मजे लो, उसमें इंटेंस दिखाओ, इंटरनल है क्योंकि हम खुद के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट एंड इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक कैन बी ऑफ टू टाइप, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल कैन बी ऑफ टू टाइप, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद कॉन्ग्लोमेरेट आता है दोस्तों। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है एक नए बिजनेस में जाना जो आपसे रिलेटेड ना हो, एक नए बिजनेस में जाना जो आपसे कतई रिलेटेड ना हो, तो ये आ गया कॉन्ग्लोमेरेट दोस्तों। अब इसके अंदर वापस है वही बात, कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर टाइप्स ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। एक गलती कर दी, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट कुछ नहीं होता दोस्तों, गलती कर दी, यहाँ पे सिर्फ इनोवेशन आएगा और कुछ नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप मैं हेडिंग को काट देता हूं, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट कुछ नहीं, सिर्फ इनोवेशन है, इनोवेशन अपन पढ़ेंगे। पहले कॉन्ग्लोमेरेट में आ जाओ। कॉन्ग्लोमेरेट में सिर्फ ये डेफिनेशन है, अगर कॉन्ग्लोमेरेट आ गया और आपने अगर ये 6 पॉइंट नहीं लिखे आपको नंबर नहीं मिलेगा। अभी आपको कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब ये समझ आया हुआ है, नया प्रोडक्ट, नया मार्केट जो पुराने वाले से रिलेटेड ना हो। सिर्फ इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, इतना मिलने से ऐसे नंबर मिलेंगे जो आपके रिजल्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होंगे, आपको नंबर भी कॉन्ग्लोमेरेट ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, नो लिंकेज वर्ड आना चाहिए, आपस में डिसजॉइंटेड है वर्ड आना चाहिए, आपस में अनरिलेटेड है वर्ड आना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं है वर्ड आना चाहिए, कोई कॉमन थ्रेड नहीं है ये आना चाहिए। तो क्या क्या वर्ड आने चाहिए, नो लिंकेज बिटवीन प्रोडक्ट, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, नया बिजनेस और पुराना बिजनेस आपस में डिसजॉइंटेड है, टोटली अनरिलेटेड है, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, फंक्शंस, कोई कनेक्शन नहीं है नए प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग में, कोई कॉमन थ्रेड नहीं है दोस्तों, कॉन्ग्लोमेरेट में कोई कॉमन थ्रेड नहीं है। ठीक है, तो ये बातें इसके अंदर आ गई। अगर इसमें से एक भी वर्ड गायब हुआ और कॉन्ग्लोमेरेट में फालतू फेंका फड़िया करके आए, नंबर मेंढक मिलेंगे आपको, बैंगन मिलेगा दोस्तों, बैंगन, बैंगन मतलब पता है आपको, 0 मिलेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एसएम में नंबर कम आने का रीजन ये है, आपको ये वर्डिंग्स याद नहीं होती, फिर आप उसको रोते रहते हो ये क्या मिल गया, हाय राम होय राम। ठीक है, तो दोस्तों टेंशन की बात नहीं है, आप लोग अच्छा करके आओगे, ऑल द बेस्ट। अब आ जाओ, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट नहीं है, यहाँ पे वर्ड होगा इनोवेशन। दोस्तों इनोवेशन का मतलब आपको भी पता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन करना, अपग्रेडेशन करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या करना, अपग्रेडेशन करना, जिससे आपका मार्केट शेयर बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़े, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े। ये वर्ड आंसर में आने चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन करना जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, आपका मार्केट शेयर बढ़े, दैट इज नोन एज इनोवेशन। क्या इनोवेशन से सर कुछ फायदे भी होते हैं? बिल्कुल, इनोवेशन से फायदे भी होते हैं। सर इनोवेशन से क्या फायदे होते हैं? हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बात ये है सर, ये तो याद हो जाएंगे, बट दिक्कत कुछ और है। दिक्कत ये है सर, इसके अंदर वाला कैसे याद होगा, मैं आपको कराता हूं। तो सबसे पहले इनोवेशन का सबसे पहला फायदा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जो बिजनेस करते हैं दोस्तों वो सोसाइटी में जाते हैं और देखते हैं कहां पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में, फिर वो क्या करते हैं, इनोवेशन का सोचते हैं अपने एक्सपर्टीज वाले एरिया में। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, खाना 10 मिनट में आ जाएगा बट एम्बुलेंस 10 मिनट में नहीं आएगी। एम्बुलेंस कभी भी 10 मिनट में नहीं आएगी, प्रॉब्लम बड़ी है, खाना आ रहा है एम्बुलेंस नहीं आ रही। दोस्तों लोगों को यह समझ नहीं आ रहा, खा खा के तो मर रहे हैं, तो खा तो रहे हैं, वो 10 मिनट में आ रहा है बट एम्बुलेंस 10 मिनट में नहीं आ रही है। ब्लिंकिट वाले को ये बात समझ आई। ब्लिंकिट वाले क्या गया, सोसाइटी में गया, उसकी प्रॉब्लम पूछी, अपॉर्चुनिटीज देखी, यार एम्बुलेंस को भी चालू करने का तरीका है, और वो उसका एक्सपर्टीज का एरिया था। तो क्या होता है, बिजनेस क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं सोसाइटी में और वहां जाकर देखते हैं कि उनकी एक्सपर्टीज है क्या उसमें, अगर है तो वो कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशन चालू करते हैं। ब्लिंकिट ने एम्बुलेंस चालू करने का सोचा था, अब वो कहां गया आइडिया मुझे नहीं पता, शायद चालू होने वाली होगी या शायद हो चुकी होगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। दोस्तों अगला प्रॉब्लम था, बेंगलोर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ये एक प्रॉब्लम पता चला, तो उन्होंने क्या किया, सोसाइटी में गए, अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अब सामान एरोप्लेन से जाता, एरोप्लेन या जो भी है वो ड्रोन से जाता है, ड्रोन से जाता है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ये कैसे हुआ, इनोवेशन से हुआ। किससे हुआ, इनोवेशन। तो इनोवेशन हेल्प्स इन सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड यू नीड टू राइट द सेम वर्ड्स, अदरवाइज यू विल गेट बैंगन।
ठीक है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, हेल्प टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। फिर इसका अगला दोस्तों इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सर ये नीचे क्या था, ये फालतू विंड वाले एग्जांपल दिए थे, मैंने सुंदर एग्जांपल दिया, आप ये एग्जांपल लिख के आ सकते हो। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी से क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा एग्जांपल है दुनिया का एक्सेल। एक्सेल एक दोस्तों ऐसा इनोवेशन है जिससे आप लोगों का टाइम बचता है, रिपीटेटिव काम नहीं करने पड़ते, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो सर इसके अंदर क्या लिख के आना है, सबसे पहले 2 वर्ड आपके आंसर में आने ही चाहिए, सिंप्लीफिकेशन एंड ऑटोमेशन। इनोवेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, सिंप्लीफिकेशन होते हैं और ऑटोमेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन होता है और ऑटोमेशन होता है, उससे पहले वो प्रोडक्टिविटी समझाएगा। प्रोडक्टिविटी एक टूल है जिसे इनपुट और आउटपुट का रेशो नापा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आज आप 12 घंटे पढ़े फिर भी आपका आउटपुट नहीं आया क्योंकि आपने बीच में इंस्टाग्राम मचका लिया था दोस्तों, मचका लिया था मतलब चला लिया था। तो आपसे कोई पूछेगा तू शाम को जाके बोलोगे अपने दोस्त को फोन करके, यार आज प्रोडक्टिविटी नहीं रही, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या था, जितना तुमने इनपुट लगाया उतना आउटपुट नहीं आया। उसका रीजन क्या था, इंस्टाग्राम था दोस्तों, इंस्टाग्राम था। तो ड्यू टू वेस्टेज ऑफ टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो प्रोडक्टिविटी एक मेजर है नापने का कि जितना आउटपुट आना चाहिए था वो आया या नहीं आया, ऐसी बात इसमें समझाई हुई है। और फिर इसके बाद क्या बताया हुआ है दोस्तों, आपके 2 काम हो जाने चाहिए, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट हो जाना चाहिए और लॉन्ग चेन प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो जाने चाहिए। अगर ये 2 वर्ड आपके एग्जाम में नहीं लिख के आया आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 0 प्रोडक्टिविटी वाला रिजल्ट। तो 2 वर्ड आने ही चाहिए दोस्तों, रिपीटेटिव टास्क का ऑटोमेशन हो जाए और लॉन्ग चेन प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये 2 वर्ड आपके आंसर में होने चाहिए। एमएस एक्सेल का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर एमएस एक्सेल आज दुनिया में नहीं होता दोस्तों, आधे जने टेबल बना बना के पागल हो चुके होते। ठीक है, तो जल्दी से बोलो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ये किसका आंसर है दोस्तों, ये हमारे इनोवेशन के 2 आंसर आए। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। आप इसमें प्रोडक्टिविटी का मतलब समझोगे, प्रोडक्टिविटी मींस मेजर किसको करता है, आउटपुट को, फाइनल आउटपुट को मेजर करता है जो आपके प्रोसेस से आया है। अब इसके का क्या मतलब हो गया, अगर इनोवेशन हुआ तो आपके जो टास्क है, खूब सारे रिपीटेटिव टास्क है, उसमें ऑटोमेशन आ जाएंगे और जो आपके लॉन्ग चेन प्रोसेस है उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल एमएस एक्सेल का बताया हुआ है। अगला आता है दोस्तों, आपको इनोवेशन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। दोस्तों दुनिया इसकी गवाह है, अगर आपने कुछ नई चीज निकाली है तो आप हमेशा आगे रहोगे, आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दिस इज दी एक कंक्लूजन जो पूरा इनोवेशन का है कि आप हमेशा आगे रहोगे। दोस्तों दुनिया गवाह है इस बात की, अगर आप कुछ भी नया प्रोडक्शन कर रहे हो आप हमेशा आगे रहोगे, ये बात ध्यान रखना। बस दिमाग लगा के चीजों को सिंपल रख के आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ गया, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। इसमें सब लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज में इनोवेशन में पैसा खर्च करें जिससे हम आगे रहे। एक खासियत है, जो जितना जल्दी इनोवेशन करेगा उतना ज्यादा आगे रहेगा। मार्केटिंग में आपको पैसा कम लगाना पड़ेगा और कस्टमर जो आपके एग्जिस्टिंग है वो आपसे खुश हो जाएंगे और आप नए कस्टमर को भी एक्वायर कर पाओगे। दोस्तों क्या तोड़ पड़ा रहा हूं मैं, अगर आप लोग सुन रहे हो तो आपको मजा आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाओ, अपन ने क्या क्या कर लिया मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको डायग्राम से ही पूरा याद हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं। तो यहां पे अपन ने पढ़ा इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन टाइप्स can be classified as internal as well as external. Internal can be classified as intensification and diversification. Intensification can be क्लासिफाइड एज मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब पुराना प्रोडक्ट, पुराना मार्केट बट बेचने का तरीका अलग। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब नया मार्केट, पुराना प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब नया प्रोडक्ट या सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बट मार्केट वही। डाइवर्सिफिकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट, इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक मीन्स आप कहीं से ना जुड़े हुए हो, आपके दिल आपके सीने में है बट कहीं और से भी आपका दिल जुड़ा हुआ है, इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक। और कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब सब कुछ नया दोस्तों। तो कॉन्सेंट्रिक कैन बी क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मीन्स दैट चेन, वो चेन उसमें अगर आप ऊपर वाले का बिजनेस खरीद लो या बना लो या नीचे वाले का बिजनेस खरीद लो या बना लो, दैट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एंड हॉरिजॉन्टल मींस आप अपने कॉम्पिटिटर को खरीद डालो या अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो या बाय प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो। इनोवेशन मींस दोस्तों अपने प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन करना जिससे आपका रेवेन्यू बढ़े, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, जिससे आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े, जिससे आपका मार्केट शेयर बढ़े। अगर ऐसा हुआ
तो आपको इनोवेशन के कुछ फायदे होने वाले हैं, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाओगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर पाओगे। बहुत ही आसान सॉल्यूशन हो गया, ये तो बहुत ही आसान तरीके से याद हो गया। ये इस बार के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर दो आंसर है दोस्तों, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशन और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है कॉन्सेंट्रिक की तरह, बट मर्जर्स एंड एक्विजिशन को समझना पड़ेगा। तो मैं खाली पेज पे आना चाहता हूं, मैं खाली पेज पे आना चाहता हूं। मैं इसमें दो तीन चीजें आपके सामने रखूंगा एंड दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ऊपर वाले के बिजनेस को खरीदना इज एक्विजिशन, बट इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, नॉट इन द हेडिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। ये मर्जर एंड एक्विजिशन की हेडिंग में नहीं आता। उसका रीजन है दोस्तों, ये आता है इंटरनल के अंदर, ये आता है एक्सटर्नल के अंदर। तो सर आपने किसी को खरीदा तो आपने उसके रिसोर्सेज यूज किया और आपने बताया था इंटरनल में खुद के रिसोर्सेज यूज होता है और एक्सटर्नल में किसी और के रिसोर्सेज यूज होते हैं। तो आपने किसी को खरीदा तो अब तो आप किसी और के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने खरीदा कहां से, क्या मेरी जेब से पैसा गया? अब पैसा जाने के बाद भी अगर मैं बोलूंगा वो किसी और के रिसोर्सेज है तो मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ होगा क्या? तो एक बार आप किसी चीज को एक्वायर कर लेते हो तो फिर आप यही बोलते हो कि वो अब हमारा है, वो हमारा है, तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। और एक्विजिशन, बट वो आता किसके अंदर है? इंटरनल के अंदर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर, ना कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर। तो ये बात ध्यान रख लेना, अगर आप पैसे देकर किसी को एक्वायर करते हो, किसी को पैसे देकर एक्वायर करते हो तो वो क्या कहलाएगा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सब भले वो किसी और के रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज हो, बट पैसे देने के बाद वो मेरे रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज है। आज दोस्तों कोई फर्म है, आज कोई फर्म है, वो किसी और को खरीद लेती है तो फिर वो कहेगी क्या कि ये तो किसी और का माल है? भाई नहीं भाई, अब वो हमारा ही माल है, अब वो हमारा ही माल है, इसलिए वो इंटरनल के अंदर आता है। तो सर इसके अंदर क्या आएगा? फिर इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? हम दोनों यहाँ पे बैकवर्ड है, हम दोनों दोस्त बन गए, दोनों हैप्पी हो गए, हैप्पी, हम दोनों दोस्त बन गए दोस्तों, हम दोनों ने मर्जर कर लिया, वो इसके अंदर आएगा। तो बताओ, जब मैं अपने इनपुट प्रोवाइडर्स के साथ हाथ मिला लेता हूं वो एक्सटर्नल में आएगा, बट मैं अपने इनपुट प्रोवाइडर्स को उठा के ले आता हूं वो इंटरनल के अंदर ही आएगा और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आएगा। तो सर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बैकवर्ड मर्जर्स एंड एक्विजिशन, बट बात सिर्फ इसमें मर्जर की होगी। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। किसमें? इंटरनल के अंदर, बट एक्सटर्नल के अंदर इसको बोलेंगे फॉरवर्ड मर्जर। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हाथ मिला लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हाथ मिला लेते हो तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड मर्जर्स, फॉरवर्ड मर्जर्स। और दूसरा दोस्तों, जो वहां पे कॉन्सेंट्रिक होता था ना, वहां पे जो वर्ड कॉन्सेंट्रिक होता था, जो वहां पे कॉन्सेंट्रिक वर्ड होता था, उसकी जगह यहां पे को जेनरिक वर्ड होगा। बात सेम ही होगी, कॉन्सेंट्रिक और को जेनरिक बात एक ही है। तो देखो वर्ड क्या क्या आएंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशन में? हॉरिजॉन्टल मर्जर, इसका मतलब दो दुश्मन मौसेरे भाई दोस्तों, दोनों ने दोस्ती कर ली, मर्जर कर लिया, दो दुश्मन ने, दो कॉम्पिटिटर्स ने कर लिया, तो हॉरिजॉन्टल मर्जर। फिर इसके बाद देखो वर्ड भी मर्जर यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्विजिशन वर्ड यूज नहीं हो रहा। वर्टिकल मर्जर में दो होंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड आपने अपने इनपुट प्रोवाइडर्स के साथ हाथ मिला लिए, फॉरवर्ड आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हाथ मिला लिए, बट आपने उसको एक्वायर नहीं किया। एक्वायर किया तो ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों को जेनरिक में क्या होगा? को जेनरिक का मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक होता है, तो ये हो गया रिलेटेड। तो सर एक कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन ये हो गया कि सर जब हमने ऊपर पढ़ा था तो ऊपर तो क्या था सर? जो कॉन्सेंट्रिक था उसके दो पार्ट थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और यहां पे क्या होता है? यहां पे वर्टिकल को अलग दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल को अलग दिखाते हैं, और कॉन्सेंट्रिक की जगह को जेनरिक को अलग दिखाते हैं, मीनिंग सेम होता है। ऊपर वाले में कॉन्सेंट्रिक के दो पार्ट थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यहां पे ये तीनों अलग अलग दिखा दिए, बस फर्क इतना है। एक फर्क और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, शू कंपनी वाले ने ये अपने क्लोथ मैन्युफैक्चरर को खरीद लिया, बोलना ये कहां आएगा? दोस्तों ये बैकवर्ड में नहीं आ सकता क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोवाइडर नहीं था, ये फॉरवर्ड में नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, ये हॉरिजॉन्टल में नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका कॉम्पिटिटर नहीं था। तो फिर ये जाएगा कहां? ये सिर्फ कॉन्सेंट्रिक में जाएगा क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है। तो अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, शू मैन्युफैक्चरर ने क्लोथ मैन्युफैक्चरर को खरीदा,
ये कहां जाएगा दोस्तों, वर्टिकल, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रिक कहलाएगा। ये सिर्फ क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रिक, वो इसका किसी का कोई पार्ट नहीं है। समझ रहे हो आप लोग बात। अब बताओ, शू मैन्युफैक्चरर ने क्लोथ मैन्युफैक्चरर के साथ दोस्ती कर ली, ये कहां जाएगा, ये को जेनरिक में जाएगा। तो बोलो, उसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया या वैसा काम शुरू कर दिया तो कहलाएगा कॉन्सेंट्रिक, बट उसके साथ दोस्ती कर ली तो कहलाएगा को जेनरिक। तो मुझे बताओ, इंटरनल में इसकी जो हेडिंग रहेगी वो कॉन्सेंट्रिक रहेगी, ना वर्टिकल रहेगी ना हॉरिजॉन्टल। तो ढूंढने मत बैठना ये इंटीग्रेशन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, ये दोनों है ही नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रिक है। तो अब दिक्कत क्या आती है, कंफ्यूजन क्या आता है, मैं एक बार आपको फिर से सॉल्व करता हूं, सुनो बात को ध्यान से। पहले मैं बात करता हूं, इनपुट प्रोवाइडर्स को खरीदा या बिल्ड किया तो ये कहलाएगा बैकवर्ड। डिस्ट्रीब्यूटर को खरीदा या बिल्ड कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉरवर्ड। और दूसरा, शू कंपनी वाले ने अपने रिलेटेड क्लोथ मैन्युफैक्चरर को खरीदा या बिल्ड किया, ये सिर्फ कहलाएगा कॉन्सेंट्रिक। इसके अंदर का फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ना ये वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रिक होगा। अब सुनो, इनपुट वाले के साथ दोस्ती कर ली, मर्जर कर लिया, बैकवर्ड मर्जर्स। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ दोस्ती कर ली, फॉरवर्ड मर्जर्स। और रिलेटेड प्रोडक्ट वाले के साथ दोस्ती कर ली, को जेनरिक। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अगर आपको ऐसे एकदम से समझ आया हो तो 5 बार सुनना, याद हो जाएगा, एमसीक्यू में आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी। और इसी के साथ एक लास्ट रह गया मर्जर, कॉन्ग्लोमेरेट। एक और मर्जर रह गया दोस्तों, कॉन्ग्लोमेरेट। ये अपने पास रह गया कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब वही है, अनरिलेटेड है। तो आपने दारू वाली कंपनी ने फ्लाइट वाली कंपनी के साथ दोस्ती कर ली, उसमें वो काम शुरू किया था या एक्वायर किया था, यहां पे दोस्ती कर ली, तो ये कहलाएगा कॉन्ग्लोमेरेट। बाकी सारी चीजें क्या है, ऊपर वाली है। दिस इज नोन एज दोस्तों एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल के अंदर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। एक्सटर्नल के अंदर क्या आएगा, ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अब एक्सटर्नल के अंदर आता है दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक्सटर्नल के अंदर क्या आता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है, आपको क्या है कि आप किसी कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेते हो। और वो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता क्या है, आप देखो यहाँ पे, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेस दैट एनेबल्स ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विच नाइदर वोंट बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। तो आप दूसरे के साथ मिलकर कोई काम शुरू कर लेते हो, बट ना उसमें कोई ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना कुछ, बस अंदर ही अंदर आप दोनों मिलकर काम शुरू कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा एंड नेक्सा। नेक्सा वाले को सामान बनाना नहीं आ रहा था, टोयोटा वाला उसको सामान बना के दे रहा है। टोयोटा वाले को बेचना नहीं आ रहा था, तो नेक्सा वाला उसके लिए बेच के दे रहा है। आप लोग चेक करना, नेक्सा की गाड़ी खोल के देखना या टोयोटा की गाड़ी खोल के देखना, अंदर इंजन टोयोटा का है। बेचने का तरीका देखना, बेच रहा नेक्सा वाला है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस के 4 फायदे होते हैं दोस्तों। इसका शॉर्ट फॉर्म है इसॉप। इसका शॉर्ट फॉर्म है इसॉप, मतलब मेमोरी टेक्निक है। हालांकि मेमोरी टेक्निक की क्लासेस में आपको अलग से दूंगा, तो अभी मैं कमिटमेंट कुछ नहीं करूंगा। पहले ये वाला कंप्लीट होगा 23 तारीख तक, फिर अपन बात करेंगे मेमोरी टेक्निक वाली। ठीक है, अभी आप इसको समझोगे ये क्या है, इसॉप। अब इसॉप में सबसे पहले अपने पास आएगा इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल, उसके बाद पॉलिटिकल। अब समझो स्ट्रेटेजिक अलायंस से क्या फायदा होता है। सबसे पहले पॉलिटिकल। दोस्तों, कोई फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में एंट्री नहीं मिल रही तो वो क्या करता है, इंडिया वाले किसी जने के साथ अलायंस कर लेता है और वो इंडिया में एंट्री ले लेता है दोस्तों। तो उससे क्या होगा, उसको फायदा हो जाएगा, एंट्री आसानी से मिल जाएगी। और वो ज्यादातर ऐसे लोगों से स्ट्रेटेजिक अलायंस करता है जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो भी है, या मतलब गवर्नमेंट में उनका कोई ना कोई आदमी हो, ऐसे जनों से करते हैं जिससे उनके पास पावर आ सके। तो सबसे पहला फायदा हो गया पॉलिटिकल। फॉर्म विद अ लोकल फॉरेन बिजनेस टू गेन एंट्री इनटू अ फॉरेन मार्केट। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, सारे लीगल बैरियर्स आपके ऊपर से हट जाएंगे और आप अपना इन्फ्लुएंस क्या कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे। तो सबसे पहला फायदा हो गया पॉलिटिकल। दूसरा फायदा आपको होगा दोस्तों इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कैसे होगा, आप जब दोनों मिलकर सामान बनाओगे और ज्यादा सामान बनेगा तो आपको इकोनॉमिक्स का फायदा मिलेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेटर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जिससे आपकी प्रोडक्शन पर यूनिट क्या चली जाएगी, कम। सोचो, अभी टोयोटा मारुति के लिए भी बना रहा है, मतलब नेक्सा के लिए भी बना रहा है और खुद के लिए भी बना रहा है। क्या इससे उसका आउटपुट बहुत ज्यादा आ रहा होगा, और आउटपुट आने से क्या उसकी यूनिट कम आ गई होगी, पर यूनिट कॉस्ट। तो इससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ कि आप इकोनॉमिक ऑफ स्केल से यूनिट को, रेट पर यूनिट घटा लोगे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल हुआ, फॉरेन जगह पे एंट्री आसानी से ले पाओगे। अगला आपको स्ट्रेटेजिक फायदा भी होता है दोस्तों। आपस में लड़ने की जगह
इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग आप एक दूसरे से दोस्ती कर लो, कोऑपरेट करो। उससे क्या होगा, आप एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज कर पाओगे। एक ही जगह पूल बन जाएगा जहां पे दोनों के रिसोर्सेज होंगे, जिसको रिसोर्सेज चाहिए वहां से आप उसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको नई टेक्नोलॉजी का भी और जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी फायदा मिलेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक। फिर एक आता है दोस्तों अपना ऑर्गेनाइजेशनल। इसके अंदर क्या होता है, आपको सिनर्जी का बेनिफिट मिलता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होता है, आपकी सप्लाई चेन अच्छी होती है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। सप्लाई चेन अच्छी हुई ना, बताओ, टोयोटा वाले की अच्छी हो गई, मारुति वाले का प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी हो गई, तो ये देखो प्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी हो गई। तो एक तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है। ठीक है, तो 4 बेनिफिट हो गए इसॉप। ये एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, अलायंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली वी आर कंप्लीटेड विद एक्सपेंशन। एंड फाइनली वी आर कंप्लीटेड विद एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का एक बार डायग्राम फिर से देख लेते हैं, आपको सारा का सारा याद हो गया होगा। तो देखो इधर क्या है, क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन कंटेन्स मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट और इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक के अंदर वर्टिकल एंड फॉरवर्ड, वर्टिकल के अंदर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एक्सटर्नल के अंदर मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर बैकवर्ड आएगा, फॉरवर्ड आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा और साथ ही साथ कॉन्ग्लोमेरेट भी आएगा और को-जेनरिक आएगा। को-जेनरिक याद रख लेना, जो सिमिलर टू कॉन्सेंट्रिक है, जो सिमिलर टू क्या है, कॉन्सेंट्रिक है दोस्तों। अब इसके बाद अपने पास फाइनली रह गया रिटेंचमेंट, स्ट्रेटेजी, एग्जिट्स जिसको बोलते हैं। कॉम्बिनेशन की तो एक सीधी सी डेफिनेशन है, अब जब सारी स्ट्रेटेजीज को मिला के यूज करते हो तो वो मैंने लिखी भी नहीं है यहाँ पे। अब स्ट्रेटेजी एग्जिट में क्या होता है, मेन इसका नाम होता है रिटेंचमेंट, और रिटेंचमेंट 3 पार्ट्स में टूटता है। सबसे पहला इसके अंदर आता है टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। फिर इसके अंदर आता है डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, और फिर इसके अंदर आता है लिक्विडेशन, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन आता है। टर्न अराउंड के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, टर्न अराउंड का मीनिंग है वो नहीं कह रहा मैं, एक तो इसके डेंजर सिग्नल, डेंजर सिग्नल ये देखते ही आपको पता चल जाएगा, डेंजर सिग्नल ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि टर्न अराउंड करना है। सर होता क्या है अभी बताता हूं आपको, देखते ही पता चल जाएगा टर्न अराउंड करना है। फिर दूसरा आपके पास इसके आएंगे एलिमेंट्स, और तीसरा इसके पास आएगा एक्शन प्लान, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्शन प्लान। ठीक है, फिर डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स आते हैं, डेंजर सिग्नल्स आते हैं। और लिक्विडेशन में अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन दोनों मिक्स करके अपने को टॉपिक दिया हुआ है। बट सर ये होते क्या है ये बता दो। रिटेंचमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आपकी हालत बहुत खराब हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनाई थी, आपको याद होगा, एक बार फिर से बनाता हूं। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है दोस्तों, यहां पे आपकी ग्रोथ होती है, यहां पे आपका इंट्रोडक्शन होता है, फिर यहां पे ग्रोथ होती है, फिर यहां पे मैच्योरिटी चली जाती है। मैच्योरिटी में आप फॉलो करते हो स्टेबिलिटी, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ में आप फॉलो करते हो एक्सपेंशन, एंड आफ्टर मैच्योरिटी देयर इज अ डिक्लाइन। इन डिक्लाइन यू विल फॉलो रिटेंचमेंट। डिक्लाइन में क्या फॉलो करते हो आप, रिटेंचमेंट फॉलो करते हो। रिटेंचमेंट में क्या होता है दोस्तों, जब आपका बिजनेस डूब रहा होता है ना, तो आप एक कोशिश करते हो बचने की, दैट इज नोन एज टर्न अराउंड, दैट इज नोन एज क्या, टर्न अराउंड। तो गिरते हुए बिजनेस को बचाने की कोशिश इस टर्न अराउंड। और अगर टर्न अराउंड है, दूसरा तरीका होता है जब आपका बिजनेस गिर रहा है, आपको लग रहा है आप सही में किसी काम का नहीं है, तो आप पर्टिकुलर उस बिजनेस के एक पार्ट को बंद कर देते हो, एक बिजनेस यूनिट को बंद कर देते हो, दैट इज डाइवेस्टमेंट, और पूरे बिजनेस को बंद कर देते हो, दैट इज लिक्विडेशन। तो एक पार्ट को बंद किया तो डाइवेस्टमेंट, पूरे बिजनेस को बंद किया तो लिक्विडेशन, और एक गिरते आदमी को बचाने की कोशिश की, दैट इज टर्न अराउंड। एंड वी ऑल्सो स्टडी इट इन अकाउंट्स विच इज नोन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यू नो वेरी वेल। तो अपन क्या पढ़ते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी पढ़ते हैं, जिसको अपन टर्न अराउंड भी बोलते हैं। आपको भी पता है उसके अंदर क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं, शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं, प्लीज अपनी पेड अप कम कर ले, प्लीज दया कर दे, हम उसको कैपिटल रिडक्शन में डाल देते हैं। आप लोगों को ये सारी बातें पता होगी। सेम चीज यहां पे है, बट यहां पे थियोरेटिकल है। तो ये क्या हो गया, टर्न अराउंड हो गया। तो बोलो स्ट्रेटेजी एग्जिट कब होगा, सबसे पहले आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख रही है, आप उसका कॉज डायग्नोस करते हो और फिर आप ये एक्शंस लेते हो। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या है, कब करते हो, जब लॉस मेकिंग कंपनी हो, यूनिट्स हो, डिवीजन हो, एसबीयूज हो, आपके फंक्शंस क्या हो, कम होने लग गए हो, प्रोडक्ट लाइन में हालत खराब हो गई हो, और आप अपनी एक्टिविटी को जब पूरी तरीके से बंद करना चाहते हो, तो डाइवेस्टमेंट या लिक्विडेशन कहलाता है।
डाइवेस्टमेंट एक यूनिट को बंद कर रहे हो और लिक्विडेशन सारी यूनिट्स को बंद कर रहे हो। सबसे पहले टर्न अराउंड। टर्न अराउंड में मैंने आपको बता दिया एक लास्ट चांस इंटरनली करके देखना, इंटरनली हो भले एक्सटर्नली हो, एक लास्ट ट्राई करके देखना कि अपनी कंपनी को बचा सके। अब उसके आते हैं आपके पास डेंजर सिग्नल। दोस्तों इसको आप याद रखोगे, गीली मिट्टी, गीली नहीं ठंडी मिट्टी, ठंडी मिट्टी दोस्तों, कोल्ड मड। आपको वैसे मैं बताऊंगा सारा का सारा, आपको ये मैं मेमोरी टेक्निक बताने की कोशिश करूंगा, बट पहले ये वाले कमिटमेंट पूरे करते हैं। तो आपको ऐसा क्या दिखाई दिया कि आपको फील आई कि मुझे अब टर्न अराउंड कर लेना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले आपके कैश फ्लोज नेगेटिव हो गए। एक बार हुए क्या? नहीं, एक बार तो दुनिया में सबके हो जाते हैं। परसिस्टेंट लगातार नेगेटिव कैश फ्लोज है, तो इसको बोलेंगे अपन, इसको अपन क्या बोलेंगे? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज। ठीक है, तो ये आ गया, सी आ गया अपना। तो परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। फिर अगला आपके क्या है? लोग ओवर स्टाफिंग होती जा रही है, आपके स्टाफिंग के खर्चे बहुत आ रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉय है वो आपसे खुश नहीं है, ओवर स्टाफिंग होती है, लोग बढ़ते जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो आप। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस बंद होता है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है आप अपने बिजनेस में लोग बहुत भर लेते हो, और फिर आपको जब सैलरी देने की बात आती है ना, ऐसा हो जाता है बिजनेस। तो ये ओवर स्टाफिंग कहलाती है दोस्तों। तो ओवर स्टाफिंग, ओ फॉर ओवर स्टाफिंग, और उनका मोरल एकदम लो हो चुका है, एल फॉर लो मोरल। ठीक है, तो बोलो सी फॉर परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, एक बार नहीं लगातार। ओ फॉर ओवर स्टाफिंग और एल फॉर लो मोरल। डी फॉर आपका मार्केट शेयर गिर रहा है, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। एम फॉर आपका मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। यू फॉर अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। दोस्तों आपको पता है अब आने लग गए एलईडी, एलसीडी और अब यूएचडी और पता नहीं कौन कौन से टाइप के टीवी, ओएलईडी, क्यूएलईडी, पता नहीं कौन कौन से टीवी आने लग गए। आज मैं आया और मैंने कहा मैं वो प्रेग्नेंट वाला टीवी बेचता हूँ, जो पीछे से ऐसे निकला होता था, वो टीवी बेच देता हूँ। बिकेगा क्या दोस्तों? अब बिकेगा थोड़ी ना। तो आपका प्रोडक्ट ही क्या हो गया? अनकॉम्पिटिटिव हो गया। तो यू फॉर अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। डी फॉर डिटोरेशन इन फिजिकल फैसिलिटी, आपकी फिजिकल फैसिलिटीज बहुत बेकार हो गई, मशीन चलती है, आवाज करती है गड़गड़ 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 और अटक जाती है। जब ऐसा होगा तो आपके डिटोरेशन हो गए किसके अंदर? फिजिकल फैसिलिटी के अंदर। तो समझ जाओ दिन आ चुके हैं जब आपको टर्न अराउंड का स्टेप लेना है। तो टर्न अराउंड के स्टेप कब लेने हैं? डेंजर सिग्नल, कोल्ड मड। सी फॉर परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। ओ फॉर ओवर स्टाफिंग। एल फॉर आपके एम्प्लॉयज का मोरल लो हो गया, सुबह आते हैं अरे यार आज काम करना पड़ेगा, तो ऐसा आपके एम्प्लॉयज का मोरल बहुत ज्यादा लो हो चुका है। डी में क्या हो रहा है? आपकी फिजिकल फैसिलिटी डिटोरेट हो रही है। एम फॉर क्या हो रहा है? मिसमैनेजमेंट हो रहा है। यू फॉर अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और डी फॉर आपका मार्केट शेयर क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है दोस्तों एक्शन प्लान। अब टर्न अराउंड करे कैसे? एक मरते हुए आदमी को वापस जीवित करना है, वैसे मरते हुए बिजनेस को वापस जीवित करना है, कैसे करें? तो इसके 5 स्टेजेस है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सबसे पहला क्या है? असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। आप सबसे पहले अपनी करंट प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करोगे कि करंट प्रॉब्लम है क्या, हमारा रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का। जैसे ही आपको रूट कॉज पता चलेगा, आप अपने सारे रिसोर्सेज को उसको सही करने में लगा दोगे। तो ये टर्न अराउंड का तरीका है। पहले करंट प्रॉब्लम पता लगाओगे, उसका रूट कॉज पता लगाओगे और अपने सारे रिसोर्सेज उसकी तरफ फोकस कर दोगे, अपने सारे रिसोर्सेज उसकी तरफ फोकस कर दोगे। तो याद करो, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। इन केस ऑफ असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम आप रूट कॉज पता लगाओगे और रूट कॉज पता लगा के जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज आप उसके पीछे लगा दोगे। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम पता लगाई, उसका रूट कॉज पता लगाया, सारे रिसोर्सेज रूट कॉज को करेक्ट करने में और रिपेयर करने में लगा दिए। फिर अगला आता है दोस्तों एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो देखोगे क्या हमारे सर्वाइवल के चांसेस भी है। हाँ सर सर्वाइवल के चांसेस है, तो आप एक एक्शन प्लान बनाओगे। अब उस एक्शन प्लान में क्या करोगे? सबसे पहले आप अपना कोर बिजनेस पता लगाओगे कि हमारा मेन बिजनेस क्या है जो हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों रेगुलर बैच होता है, तो उसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अभी ये चैप्टर मेरे ख्याल से मैं 3 घंटे में करा दूंगा, बट एग्जांपल्स मैं इतने नहीं दे पा रहा क्योंकि अभी अपना मेन मकसद है कि मैं आप लोगों को चीजें समझाऊं जिससे आप लोग इसको याद कर सको। बट मैं आपको एक बार बता रहा हूं, इससे भी आपको समझ आएगा, इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। वरना अदरवाइज मैं इसमें एप्पल का एग्जांपल देता हूं, बट अभी कुछ देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप समझो बस। ठीक है, तो बोलो अगर आपको लगता है आपका बिजनेस सर्वाइव हो सकता है, बिजनेस सर्वाइव हो सकता है, तो आप एक एक्शन प्लान बनाएंगे। और एक्शन प्लान में क्या करेंगे? आप अपने वाइबल कोर बिजनेस को देखोगे, ब्रिज फाइनेंसिंग, एक बार टेम्परेरी फाइनेंसिंग कहां से लाई जा सके वो देखोगे, और आपके खुद के पास क्या क्या रिसोर्सेज है वो देखोगे, आपकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है वो देखोगे, और फाइनली एक आप डिटेल फंक्शनल एक्शन बनाओगे और एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओगे।
तो अगर जीवित रहने के चांसेस है तो एक एक्शन प्लान बनाया, उस एक्शन प्लान के अंदर फिर आपने देखा कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या कोर बिजनेस है, क्या ब्रिज फाइनेंसिंग का तरीका है, टेम्परेरी ब्रिज फाइनेंसिंग। जैसे आपको पता है जब एप्पल डूबने वाली थी तो माइक्रोसॉफ्ट में उसको ब्रिज फाइनेंसिंग दी थी, आप लोग पढ़ना कभी केस स्टडी जाके। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, सब पता लगाकर आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओगे और एक डिटेल फंक्शनल एक्शन बनाओगे। तो दो स्टेप, अपना पहला क्या हो गया असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, और दूसरा अपने पास क्या हो गया एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। तो दो, करंट प्रॉब्लम क्या है हमारी वो पता लगाएंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे। अब इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, ऊपर वाला काम चलता रहेगा, बट अगर सबसे पहले आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है तो आप देखोगे कि कोई क्रिटिकल स्टेज में हो तो सबसे पहले आप अपनी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करोगे बिजनेस की। अब उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल देखना पड़ेगा, ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे। और इन तीनों में क्या क्या देखोगे, डेट को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए, वर्किंग कैपिटल को कैसे सुधारा जाए, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, बजटिंग प्रैक्टिसेस को कैसे सुधारा जाए, बेकार प्रोडक्ट लाइन को बंद कैसे किया जाए, हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को कैसे एक्सेलरेट किया जाए। प्रून का मतलब होता है बेकार प्रोडक्ट को बंद करना। तो अब इसमें क्या करोगे आप बोलो, क्रिटिकल स्टेज में हो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए तीन काम करोगे, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल मार्केटिंग और ऑपरेशनल एक्शंस। इसके अंदर क्या क्या करोगे, डेट को रीस्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल को सुधारोगे, कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, बजट प्रैक्टिसेस सुधारोगे, प्रोडक्ट लाइन जो बेकार है उसको बंद करोगे और अच्छे को आगे आप एक्सेलरेट करोगे। इससे आगे क्या होगा, तीसरा हो जाएगा इमरजेंसी एक्शन प्लान बन जाएगा। तो पहला करंट प्रॉब्लम पता लगाओगे, उसके अंदर क्या था रूट कॉज पता लगाओगे, रूट कॉज पता, पहले प्रॉब्लम पता लगाओगे, उसका रूट कॉज पता लगाओगे और सारे रिसोर्सेज उसके पीछे छोड़ दोगे। फिर दूसरा क्या होगा दोस्तों, अपना क्या होगा, अगला क्या है बोलो, एनालाइज द सिचुएशन करोगे और डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान करोगे। सिचुएशन को एनालाइज करोगे और सिचुएशन में देखोगे, सिचुएशन में देखोगे क्या बिजनेस सर्वाइवल के चांसेस भी है या नहीं है। अगर बिजनेस सर्वाइवल के चांसेस है तो फिर आप क्या करने वाले हो, जल्दी से बोलो, अपना कोर बिजनेस पता लगाओगे, ब्रिज फाइनेंसिंग कहां से आएगी, क्या रिसोर्सेज पड़े, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, सब पता लगाने के बाद एक प्लान और बनाया जाएगा, एक्शन प्लान। और अगला स्टेप आता है इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इमरजेंसी, अच्छा ऊपर वाले में स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जा रहा था, बाद में इसमें एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इमरजेंसी एक्शन प्लान में क्या होगा, सबसे पहले जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश करोगे, उसके लिए ह्यूमन, फाइनेंस और ऑपरेशंस पे ध्यान दोगे, नए बजट्स बनाओगे, पुराने प्रोडक्ट जो बेकार है उसको बंद करोगे, नए प्रोडक्ट चालू करोगे, ये सारी चीजें, नए प्रोडक्ट चालू करोगे और जो अच्छे प्रोडक्ट है उन पे ज्यादा ध्यान दोगे, रीस्ट्रक्चर करोगे, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई है। अगला आता है रीस्ट्रक्चर द बिजनेस। अब आप बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करोगे तीन जगह, फाइनेंशियल, मोरल बिल्डिंग और प्रोडक्ट मिक्स। ये तीन वर्ड अलग तरीके से अंडरलाइन होने चाहिए थे, मैंने पता नहीं क्या किया। ये तीन वर्ड, ये तीन काम आपको करना है। फाइनेंशियल स्टेट को सुधारना है सबसे पहले, तो कैश फोरकास्ट करोगे, एनालाइज ऑफ एसेट एंड डेट करोगे, प्रॉफिट का रिव्यू करोगे और रेशियोज पढ़ोगे। तो चार चैप्टर अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कैश फोरकास्ट, कैश बजट, एनालाइज ऑफ एसेट एंड डेट्स और फिर प्रॉफिट्स का रिव्यू करोगे और फिर आप क्या करोगे, रेशियोज देखोगे अलग अलग। प्रोडक्ट मिक्स में क्या करोगे, जो आज तक आप अपने प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करते आए हो, जो अच्छा प्रोडक्ट है उसको आप फेंकते हुए आए हो, अब उस पर आप ज्यादा ध्यान दोगे और प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करोगे, कुछ चीजें बंद करोगे और कुछ चीजें चालू रखोगे। मोरल बिल्डिंग में क्या करोगे, आप रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम निकालोगे, जो काम अच्छा कर रहा है उसको कहोगे वाह बाबू करता रहे, तेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड कंपनसेशन सिस्टम करोगे। लास्ट आता है रिटर्निंग टू नॉर्मल। जैसे ही आप नॉर्मल आओगे आपको तीन चीजें दिखाई देने लगेगी। पहला, आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देने लगेगा, अगला आरओआई दिखाई देने लगेगा और आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी। तो तीन चीजें दिखाई देगी, प्रॉफिटेबिलिटी, आरओआई और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये तीन चीजें होती है, आप समझ जाओगे मैं नॉर्मल आ रहा हूं। और जैसे ही नॉर्मल आओगे तो आप कुछ काम करोगे, नया प्रोडक्ट शुरू करोगे, कस्टमर सर्विस को सुधारोगे और दूसरों के साथ अलायंसेस करोगे और कोशिश करोगे मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए। चार चीजें करोगे, तीन नहीं चार चीजें। तो तीन चीजों को आपको देख के पता चलेगा कि आप नॉर्मल हो रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी, आरओआई और ईवीए। चार चीजें करोगे, नया प्रोडक्ट लाओगे, कस्टमर की सर्विस सुधारोगे, अलायंस बनाओगे और मार्केट शेयर को इंक्रीज करोगे। अब टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, आपको टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज में क्या क्या तो करना ही चाहिए। सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट को चेंज करो, फिर अपन एक टोन में याद करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन, रेवेन्यू जनरेशन, एसेट लिक्विडेशन। सर एसेट लिक्विडेशन क्यों करेंगे, एसेट बेचोगे तभी तो पैसा आएगा ना, पैसा लाओगे कहां से, बिजनेस की तो ऐसी तैसी हुई हुई है, तो पैसा लाओगे कहां से, एसेट बेचकर। तो तीन वर्ड याद करो, कॉस्ट रिडक्शन,
एसेट का लिक्विडेशन, रेवेन्यू का जनरेशन, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल कोऑर्डिनेशन को सुधारोगे, एसेट को बेचोगे, रेवेन्यू जनरेट करोगे, कॉस्ट में रिडक्शन करोगे। तो 4 पॉइंट तो ये हो गए। अगला, ढूंढोगे कहां से जल्दी पैसा आ सकता है, ऐसी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। फिर न्यूट्रलाइज करोगे एक्सटर्नल प्रेशर्स। ये क्या है सर, ये चैप्टर नंबर 2 में आएगा, उसके साथ मैं आपको याद कराऊंगा, मेरे को याद रहती है बातें। अगला, क्रेडिटिबिलिटी बढ़ाओगे। ठीक है, क्रेडिटिबिलिटी बढ़ाओगे मतलब लोगों को आपको विश्वास बढ़ाओगे। और लास्ट, सबसे पहले तो इनको रवाना करो टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि बिजनेस में मिसमैनेजमेंट था, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब देखो, याद करो, कॉस्ट रिडक्शन, रेवेन्यू जनरेशन, एसेट। दोस्तों बीच में क्लास बंद हो गई थी, तो अब वापस से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा पुरानी क्लास से और एक मर्ज करके आपको क्लास दे दूंगा। मेरा आईपैड बंद हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन ने इंटरनल कोऑर्डिनेशन तो कर लिया था, अब अपन पढ़ रहे हैं डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी पोर्शन को बंद करना, पूरे बिजनेस को बंद ना करना, सिर्फ एक पोर्शन को बंद करना इज नोन एज डाइवेस्टमेंट। और लिक्विडेशन का मतलब पूरे बिजनेस को बंद करना दोस्तों। तो अब वो एक बात बोलता है बहुत जरूरी, कि लिक्विडेशन और ये डाइवेस्टमेंट दोनों साथ में यूज करता है, बट बोलता है कब किया जाएगा। तो दोस्तों ये कब किया जाएगा मैं आपको बता देता हूं। या तो आपने टर्न अराउंड किया और आपसे टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं हुआ, तो अब आपको या तो पूरे बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, एक यूनिट को करना पड़ेगा, या तो डाइवेस्टमेंट होगा या लिक्विडेशन होगा। अब मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, डाइवेस्टमेंट। तो अगर टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं हो पाया तो डाइवेस्टमेंट करोगे। और कभी कभार हमें यह भी लगता है कि टर्न अराउंड करके फायदा ही नहीं है, सीधे डाइवेस्टमेंट कर दो। तो डाइवेस्टमेंट सीधे भी किया जा सकता है और टर्न अराउंड के बाद भी किया जा सकता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। तो टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट हैज टू बी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, पहला। दूसरा, द ऑप्शन ऑफ टर्न अराउंड में इवन बी इग्नोर्ड। तो सीधे भी किया जा सकता है, सीधे भी किया जा सकता है और टर्न अराउंड के बाद भी किया जा सकता है। दोनों केस में डाइवेस्टमेंट किया जा सकता है। तो डाइवेस्टमेंट का मतलब यहां पे दोनों साथ में दिए हुए, किसी यूनिट को बंद करना है या पूरे बिजनेस को बंद करना। वैसे ये डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन दो अलग अलग वर्ड है। डाइवेस्टमेंट के रीजन क्या है, रीजन आ गए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर बता देता हूं। नेगेटिव कैश फ्लो लगातार है, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। कंपटीशन बहुत ज्यादा सीवियर है, जिससे आप कोप अप ही नहीं कर पा रहे थे। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि आप कर ही नहीं पा रहे। अगला, आपके पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, तो आप उसको फॉलो करोगे ना, इसको बंद कर। फॉर एग्जाम्पल, टाटा का डोकोमो, टाटा ने डोकोमो बंद किया, उसके शायद बेटर अल्टरनेटिव होगा, साथ ही साथ मिसमैच। आपने एक बिजनेस को एक्वायर किया था बट वो आपके बिजनेस में सेट ही नहीं बैठा, तो ये क्या हो गया, मिसमैच। तो आपको बिजनेस को फिर से बंद करना पड़ेगा। एक्वायर्ड बट वो मिसमैच हो गया, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाया। ये रीजन है किसके, डाइवेस्टमेंट के। तो डाइवेस्टमेंट के क्या क्या रीजन है, मिसमैच हो गया, नेगेटिव कैश फ्लो परसिस्टेंट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा सीवियर है जो आप नहीं कोप अप कर पाए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है और बेटर ऑल्टरनेटिव आपके पास है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए रियल लाइफ में, वैसे नहीं आएगा। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है कुछ एक्टिविटीज को बंद करना। और दूसरा दोस्तों, इसको अपना इंटरनल पार्ट मान के चलो, इसके साथ दिल मत लगाओ, स्टिग्मा अटैच मत करो। आप सोचो, अगर कोई बिजनेस बंद करने की बात आई, आप उसको रोने लगा, हाय राम मेरा बिजनेस बंद हो गया। ऐसे रोना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसे रोना नहीं है, सर नहीं पकड़ना, दिल नहीं लगाना। बिजनेस से बंद करने की जरूरत है, करो ना भाई, कहीं और पैसा लगाओ, इसमें कहां दिक्कत है, किसने रोका है। दिल नहीं लगाना, रोना नहीं है, सर नहीं पकड़ना। क्या टाटा ने डोकोमो बंद किया होगा तो रोया होगा क्या? टाटा की कंपनी वाले सारे हाय राम हमारा डोकोमो, नहीं, उनको पता है चलता है, बंद की जाती है ऐसे चीजें। तो क्या हो रहा है, स्टिग्मा अटैच नहीं करना, इसको अपना एक इंटरनल पार्ट मानना है। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मेजर रीजन फॉर रिटेंचमेंट। कहता है रिटेंचमेंट के मेजर रीजन बताओ। जब हमने रीजन किसके पढ़ लिए, डाइवेस्टमेंट के पढ़ लिए, जब हमने रीजन टर्न अराउंड के पढ़ लिए, तो क्या टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट मिला के ही तो रिटेंचमेंट बनता है? तो ऊपर वाले सारे पॉइंट कंबाइन करके यहां लिख देना, तो ये मेजर रीजन बन जाएंगे किसके, रिटेंचमेंट के। तो रिटेंचमेंट बनता ही किससे है, टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट से। ये दो ही तो उसके पार्ट है। तो जब आपने उसके रीजन याद कर लिए तो इसके रीजन अपना आप याद हो गए। ये कभी कभार अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे मिसमैच वाला पॉइंट, नेगेटिव कैश फ्लो, सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, बेटर ऑल्टरनेटिव। दो पॉइंट इसके अंदर है, आपकी इच्छा ही नहीं है कि आप इसमें रहो। और दूसरा, मेड वाइबल बाय डाइवेस्टिंग सम ऑफ दी एक्टिविटीज, ये आपके लिए वाइबल रहेगा कि आप अगर कुछ चीजों को बंद कर दो। ये दो पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो गए। इसी के साथ दोस्तों चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। और अब
अपन मिलेंगे कल चैप्टर नंबर 4B के साथ। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स अपलोड हो जाएंगे और इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी होगा, नो डाउट क्वेश्चन बैंक भी रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर के अंदर 4B के साथ। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।